बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग। आज इस वीडियो में मैं हैंडआउट्स को कवर नहीं करूंगा बिकॉज जो इंटरनेट पर हैंडआउट्स अवेलेबल हैं वो ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि LMS पर कोई हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप भी हैंडआउट्स को फॉलो ना करें जो इंटरनेट पर डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किए गए हैं या वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल। इसलिए हम ये स्लाइड्स को कवर करेंगे और ये वीडियो के जो मैनेजमेंट है CS435 के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि आप PPT स्लाइड्स को ही कवर करें, उनसे ही हमारे जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो बन कराएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट पेपर्स और फाइल को स्टडी करें, लेकिन उनके ऊपर टोटली रिलाई नहीं करें, क्योंकि वो कुछ पुराने पेपर्स को कवर करें जो चॉइस एलिमिनेशन से पहले थे। चॉइस एलिमिनेशन के बाद ज़्यादातर जो व्यू में चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि मुझे ये लगता है कि अब ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में पूछने जाने शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर्स होते हैं हमारे पास पेपर्स की फाइल्स में वो गलत मार्क हुए होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कंटेंट को लाइक करते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और करंट पेपर रिव्यूज़ लें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो रिसेंटली पेपर अटैम्प्ट करें। जैसे आपका पेपर अगर एक दिन बाद है और आज जो पेपर देखे है उससे रिव्यू ले लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखें इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं फोकस के साथ तो आपका इंशाल्लाह 4 GPA सब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको डिटेल्ड कवर करूँगा। ये है तो मिड टर्म प्रिपरेशन की शॉर्ट वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह कम टाइम में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट है कि पहले सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करना, फिर उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना और उसको कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे मॉड्यूल 1 है जिसके अंदर तो कोर्स आउटलाइन बताई गई है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। टॉपिक्स कब बताया गया, बुक्स कब बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं मॉड्यूल 2 पर। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो हमारा मिड टर्म का एग्जाम है उसकी वेटेज अगर देखी जाए LMS में जो सिस्टम स्क्रीन में आप देख सकते हैं तो सिर्फ 20% वेटेज है। तो अगर आपका मिड अच्छा नहीं भी होता तो परेशान नहीं हो, लेकिन जाहिर बात है अगर आपने अच्छा GPA लेना है तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सब चीज़ें आपने अच्छे से देनी है। तो अगर लेकिन ये होता है कि कुछ लोग मिड अच्छा ना होने की वजह से कहते हैं हो अब तो फाइनल भी बस हम कुछ भी नहीं कर सकते, GPA इंप्रूव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा आपने नहीं सोचना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम यूज़र्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करें जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर का कम से कम इंटरेक्शन हो। यूज़र अपनी मर्जी से उस सर्विस को ले लें, अपनी मर्जी से उसको रिलीज़ कर दें, और उस सर्विस में क्या होगा, हमारे पास नेटवर्क एक्सेस होगी, शेयर्ड पूल ऑफ कन्फिगरेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए, जैसे नेटवर्क हैं, सर्वर्स हैं, स्टोरेज हैं, एप्लीकेशन हैं। यानी आसान उर्दू में बताएं, इस डेफिनेशन को छोड़ें कि हमारे पास एक यूज़र है, उसको स्टोरेज चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए। वो सारी चीज़ें उसने एक्वायर करनी है, वो एक रिसोर्स पूल के अंदर क्लाउड प्रोवाइडर ने रखी हुई है। यूज़र उसको अपनी मर्जी से ले ले, जब चाहे जहाँ चाहे ले ले, और क्लाउड प्रोवाइडर का उसके अंदर कम से कम इंटरेक्शन हो। यानी यूज़र कोई सर्विस लेना चाह रहा है और उसको क्लाउड प्रोवाइडर से ना बार बार पूछना पड़े कि मुझे ये सर्विस चाहिए, फिर क्लाउड प्रोवाइडर उसको प्रोसेस करे, फिर उसको ला के दे, ऐसा ना हो, बल्कि विदाउट क्लाउड प्रोवाइडर इंटरेक्शन वो कर ले। तो यही डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल फॉर एनेबलिंग उबिक्विटस। उबिक्विटस का मतलब होता है जो वाइड स्प्रेड दुनिया में आम अवेलेबल चीज़ होती है, जैसे मोबाइल फोन अब आम अवेलेबल सबके हाथ में अवेलेबल है। कन्वीनियंट इजी टू यूज होती है, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कन्फिगरेबल कंप्यूटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सर्वर स्टोरेज एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन एंड रिलीज्ड। प्रोविजन ली जा सकती है, रिलीज छोड़ी जा सकती है विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट। जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट एफर्ट कम हो या फिर हो ही ना, या सर्विस प्रोवाइडर की इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ये डेफिनेशन है, इसके ऊपर मैंने टाइम लगाया, अगली स्लाइड्स में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेन आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का पता होना चाहिए कि है क्या। उसके बाद स्पीड में चीज़ें करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि हमारे पास निष्ठ के लिहाज से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में पाई जाती हैं। इसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया रैम्बो, निमोनिक। चीज़ों देखें, इतनी चीज़ें हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, किस किस की टाइप्स याद करें, किस किस की क्लासिफिकेशन याद करें, तो इसलिए हम निमोनिक्स बना लेते हैं। आपने वो बात सुनी होगी, रैम्बो खुश हुआ या मोकेम्बो खुश हुआ, उसी तरह एक रैम्बो है, ठीक है, एक पंख सा शोखा सा बनता है, उसके नाम से हमने याद रखा। आर से बनता है हमारे पास रिसोर्स पूलिंग, ई से बनता है रैपिड इलास्टिसिटी, ई से इलास्टिसिटी बनता है तो रैपिड इलास्टिसिटी, एम से मेजर सर्विस, बी से ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस जो सबके लिए अवेलेबल है, और ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस होगी, किसी की और की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे रैम्बो से याद रख लें, चाहे कॉन्सेप्ट से याद रख लें। कॉन्सेप्ट में भी यही चीज़ है कि एक रिसोर्स पूल होता है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होती है, हर जगह अवेलेबल होता है, रैपिड इलास्टिसिटी होती है, अपनी मर्जी से जब चाहे बढ़ा लो, जब चाहे कम कर लो, मेजर सर्विस होती है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना पे करोगे, और ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होती है, जब मुझे चाहिए मैं सेल्फ सर्विस ले सकता हूँ किसी की इंटरेक्शन के बगैर, ठीक है। अच्छा, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के बारे में लिखा गया क्या चीज़ होती है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग क्या होती है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर जनरली हैज़ नो कंट्रोल और नॉलेज ओवर द एक्जैक्ट लोकेशन। कस्टमर को एक्जैक्ट लोकेशन का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइवेट सोर्सेज कहाँ अवेलेबल है, पाकिस्तान में, USA में, चाइना में, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें बस सर्विस चाहिए। मेजर सर्विस के अंदर आप देखें तो हमारे पास पे पर यूज़ होता है या चार्ज पर यूज़ होता है, जितना हम यूज़ करेंगे उतना हम पे करेंगे। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि क्या चीज़ें आपने अपने अल्फाज में लिखना, ज़रूर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर साइंटिस्ट था जॉन मैकार्थी, 1961 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कंप्यूटर्स हैं उनके आप यूटिलिटीज़ के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बिजली एक यूटिलिटी है, गैस एक यूटिलिटी है, ये चीज़ें आपको दी जाती हैं, हमसे इनका बिल लिया जाता है। तो वो कहता है कि आप कंप्यूटेशंस को भी इस तरह से प्रोवाइड किया सकते हैं। 1961 में उसने ये बात की थी। 1960s में क्या हुआ कि प्रोसेसिंग पावर को यूज़ किया गया साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, जो कि हमारे पास आइडल कंप्यूटर्स होते थे, और इसको बोला गया ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इसको डिटेल में देखेंगे, बस यहाँ पे याद रखें 1990s में प्रोसेसिंग पावर यूज़ की गई नेटवर्क पीसीज़ की। 1990s में ही फिर क्या हुआ, Salesforce.com ने मोटली प्रोविजन सॉफ्टवेयर को प्रोविजन करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको लेकर आना शुरू कर दिया। और 2002 में Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च की गई। 2006 में क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म आई। यहाँ तक डेट्स आ गई काफ़ी ज़्यादा, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ तक चीज़ थी। 1961 में यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, जिसने किसने दिया, जॉन मैकार्थी ने।
1990 में ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, 1990s में सेल्सफोर्स ने प्रोविजन करना शुरू कर दी रिमोट सर्विसेज को, 2002 में अमेजॉन वेब सर्विसेज आई और 2006 में क्लाउड कंप्यूटिंग आई। बस ये 4-5 लाइनें याद रखें, बाकी सब भूल जाएं, नो टेंशन। और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स रैम्बो, ये चीज़ें बस याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर जो होता है कि डिफरेंट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम सिंगल कंप्यूटर के तौर पे शो कर देते हैं। जैसे 10 कंप्यूटर ने आपस में कनेक्ट किया और यूजर को शो कर दिया कि एक ही कंप्यूटर है, तो सारे कंप्यूटर की मिलकर पावर इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन होमोजीनियस एक तरह के होने चाहिए। क्लस्टर जो है वो पॉपुलर कब हुए, 1990s में। ज़्यादातर आप चीज़ें देखें 90s में ही हो रही हैं, ठीक है। Salesforce.com भी 90s में हो रहा है और मेन फ्रेम्स भी 90s में ही आ रहे हैं, क्लस्टर भी 90s में आ रहे हैं। अच्छा, HPC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। 2010 में क्या हुआ है, आउट ऑफ टॉप 500 कंप्यूटर्स 85% वॉज कंप्यूटर क्लस्टर। 500 सुपर कंप्यूटर में से जो 85% थे वो कंप्यूटर क्लस्टर्स की मदद से बनाए गए थे। ये नहीं था कि एक ही कंप्यूटर के अंदर पूरा प्रोसेसर बड़े साइज का लगा दिया या हार्डवेयर लगा दी, नहीं, छोटे छोटे कंप्यूटर को मिला के बना दिया। 85% ऐसे ही काम हो रहा था, जुगाड़ से काम चल रहा था। क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है उसने फाउंडेशन रखी क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन किसने रखी, ग्रिड ने रखी, क्लस्टर ने। तो किसने रखी, क्लस्टर ने। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स में हमारे पास 3 बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसका मतलब है स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड यूज ऑफ कम्युनिटी कंप्यूटर्स। इसको आसान अल्फाज में देखें, स्केलेबिलिटी से क्या होगा कि जितने मर्जी कंप्यूटर ऐड करते जाओ, सिंगल कंप्यूटर जो शो हो रहा है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। हाई अवेलेबिलिटी फॉल्ट टॉलरेंस होगी, एक कंप्यूटर खराब हो गया, 10 कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है, दूसरा कंप्यूटर चल पड़ेगा। यूज ऑफ कम्युनिटी कंप्यूटर का मतलब है आम यूजर के कंप्यूटर्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्पेशलाइज किस्म के कंप्यूटर की आपको जरूरत नहीं पड़ती क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर। अब यहाँ तक हमने जो चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखनी है कि 1990s में क्लस्टर कंप्यूटिंग आया, 2010 में जो सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे उनमें 85% क्लस्टर कंप्यूटिंग के जरिए बने हुए थे। क्लस्टर कंप्यूटिंग ने लेट रखी फाउंडेशन किसी क्लाउड कंप्यूटिंग की, और HPC से बनता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। और बेनिफिट्स ऑफ जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है वो शू है, ठीक है, शू होता है जूता, लेकिन SHOE नहीं है बल्कि SHU है, और जिसके अंदर S से बनता है स्केलेबिलिटी, S से बनता है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस और यूज़ ऑफ कम्युनिटी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग का। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सिर्फ ये फ़र्क है क्लस्टर कंप्यूटिंग से, ये ग्रिड कंप्यूटिंग में भी हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज होती हैं, उनसे मिलकर हम पावर को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस डिवाइसेज को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेज को यूज़ कर सकते हैं, एक तरह की नहीं होनी चाहिए। क्लस्टर कंप्यूटिंग में एक तरह की होनी लाजमी है। ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर जो हम लार्ज कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग से भी हम करते हैं। और कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास इसके अंदर आप देखें PC, वर्क स्टेशन, सर्वर, क्लस्टर, सुपर कंप्यूटर, डिफरेंट तरह की डिवाइसेज आ रही हैं। याद नहीं करनी कौन कौन सी आ रही है, बस ये ध्यान में रखना डिफरेंट तरह की डिवाइसेज इसमें आ सकती हैं। अच्छा, अब ये याद रखना CPU स्कैवेंजिंग क्या होता है। CPU स्कैवेंजिंग ये होता है कि किसी का CPU फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी किस्म का उसने लगाया हुआ है और उसमें से वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, बाकी उसका एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। तो हम क्या करें, उसके अनयूटिलाइज CPU साइकिल को इस्तेमाल कर लें इन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जब रात को वो सोया हुआ है या इन एक्टिविटी है जब वो उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो इसको बोलते हैं CPU स्कैवेंजिंग, ठीक है। इसको याद रख लें, ऑब्जेक्टिव MCQ आ सकता है। एग्जाम्पल जो है हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग की वो याद रख लें कि SETI एक होम है जिसने 3 मिलियन कंप्यूटर्स को अप्लाई किया और 23.37 टेराफ्लॉप्स इसने अचीव की, जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस थी सितंबर 2001 में। अमेजॉन वेब सर्विस आजकल बड़ी मशहूर है, 2002 में वो आई थी, उससे 1 साल पहले बस ये SETI होम था, इसने 3 मिलियन कंप्यूटर को इस्तेमाल किया और 23.37 टेराफ्लॉप्स इसने जनरेट कर दी नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस। अब जो ओवरव्यू लेते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग का, तो ये लास्ट वाली स्लाइड से बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्या होता है, कलेक्टिव सर्विस क्या होता है, रिसोर्स सर्विस क्या होता है, कनेक्टिविटी लेयर क्या होता है। बस एक चीज़ यहाँ पे याद रख लें कि हमारे पास ग्रिड फैब्रिक क्या होता है। जितनी भी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज सिस्टम, कैटलॉग, नेटवर्क, यानी जो चीज़ें भी ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर हैं, डिफरेंट कनेक्शन की चीज़, स्टोरेज की चीज़, वो सारी मिलकर एक चीज़ बनाती हैं जिसको बोलते हैं फैब्रिक, ग्रिड फैब्रिक। तो ग्रिड फैब्रिक के अंदर तमाम चीज़ें इकट्ठी कर दी जाती हैं। अच्छा, जो मैंने आपको से बोला था कि अभी मैं एंड स्लाइड बताऊंगा, तो वो आगे एंड स्लाइड। एप्लीकेशन लेयर होती है टॉप पे, जहाँ पे यूजर एप्लीकेशन रन होती है। कलेक्टिव सर्विसेज होती हैं जहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज को नेटवर्क सर्विसेज को, इंटरकनेक्शन सर्विसेज को इकट्ठा कर दिया जाता है। रिसोर्स सर्विसेज में हमारी डिफरेंट रिसोर्सेज आ जाती हैं, स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की। कनेक्टिविटी सर्विसेज में हमारे पास फिर कनेक्टिविटी आ जाती है। अच्छा, कलेक्टिव सर्विस में अगर आप देखें तो इंटरकनेक्शन और रिसोर्सेज की बात आ जाती है। रिसोर्सेज में अलग से खाली रिसोर्सेज की बात है, कनेक्टिविटी में खाली कनेक्टिविटी की बात है, और ग्रिड फैब्रिक में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ग्रिड फैब्रिक का MCQ याद रखना है कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, कनेक्टिविटी भी आ जाए, रिसोर्स भी आ जाए, स्टोरेज भी आ जाए, सब आ जाए, वो है ग्रिड फैब्रिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पस है ग्रिड कंप्यूटिंग का, ये लार्ज स्केल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन क्लस्टर कंप्यूटर भी यही करते थे। लेकिन ग्रिड कंप्यूटर्स के अंदर जो होता है, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज होती हैं जो स्प्रेड की गई होती हैं डिफरेंट नेशन में, ग्लोब में, और हेट्रोजीनियस डिवाइसेज होती हैं, फैली होती हैं बहुत दूर दूर जगहों पे। तो ये हमने याद रखना है कि ग्रिड के अंदर फैली होती हैं। ग्रिड जो होता है वो हैवली डिपेंड कर रहा होता है वैन लैन रिसोर्सेज के ऊपर। ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, साथ में वैन लैन दिया होगा, साथ में और चीज़ें दे दी होंगी, किस पर डिपेंड करे, तो आपने वैन लैन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने पहले देखा था कि हमारे पास जो 2010 में ज़्यादातर 85% सुपर कंप्यूटर्स थे वो बन रहे थे क्लस्टर्स से। इस तरह वर्चुअल सुपर कंप्यूटर जो होता है वो ग्रिड कंप्यूटिंग की मदद से बन जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग में आता है कि रिसोर्सेज जो होती हैं वो डायनामिकली इसके अंदर नहीं आती जाती, एक बार आ गई तो आ गई बस। जो सर्वर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये क्या करती हैं कि एक मिलकर एक ग्रिड बना देती हैं, डिफरेंट सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यानी डिफरेंट कंपनीज, और इसको हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अपनी सर्विसेज को, अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया, एक ग्रिड की फॉर्म में पेश कर दिया, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ख्याली ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है सर्विस मॉडल्स निस्ट के लिहाज से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इन तमाम की डेफिनेशन में एक एक वर्ड याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि हमारे पास जो कंज्यूमर होगा उसके पास बहुत कम एक्सेस होगी, वो सिर्फ बनाया सॉफ्टवेयर एक्सेस करेगा जो कि प्रोवाइडर ने बनाया होगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो प्रोवाइडर है वो आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के नहीं देगा, बल्कि आपको लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस और जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करके दे देगा, आप उसकी मदद से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर जो आपके पास प्रोवाइडर होगा वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस तो नहीं देगा, लेकिन आपको रिसोर्सेज दे देगा, जैसे कोई वर्चुअल मशीन दे देगा, प्रोसेसिंग,
स्टोरेज, सारी कैपेसिटीज, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा। आपकी मर्जी है उसके ऊपर जो सा मर्जी सॉफ्टवेयर करें, जो सा मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो ये इसका समराइज में कॉन्सेप्ट है। बाकी देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपने देखना है कि प्रोवाइडर क्या करता है, एप्लीकेशन रन करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंज्यूमर बस उसको इस्तेमाल करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में कंज्यूमर क्रिएट करता है या एक्वायर करता है एप्लीकेशन, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरीज और सर्विस और टूल्स हैं ये प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर इन्हीं को यूज़ कर सकता है, इनके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके अलावा भी वो कहते हैं मुझे, अब जो प्रोवाइडर है उसने पाइथन दी है लेकिन मैंने PHP इस्तेमाल करनी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास जो प्रोवाइडर होगा सिर्फ स्टोरेज, नेटवर्क और फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पर कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देगा। कंज्यूमर का काम है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, जो भी करे सारी चीज़ें उसने करनी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंज्यूमर को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स हैं इसके लिहाज से वो 4 मॉडल हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर प्राइवेट है, कम्युनिटी है, पब्लिक है, हाइब्रिड है। प्राइवेट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बस इस्तेमाल कर रही होती है, हाँ उसको इस्तेमाल करते हुए जो वो डिप्लॉय कर सकती है, प्रीमिसेस पे भी कर सकती है, ऑफ प्रीमिसेस भी कर सकती है। प्रीमिसेस से मुराद ये कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका वो प्राइवेट है वो अपनी ही अंदर रख ले, अपनी बिल्डिंग में रख ले, या क्लाउड प्रोवाइडर से ले ले, तो ऑफ प्रीमिसेस ऑन प्रीमिसेस का ही मतलब है। कम्युनिटी क्लाउड का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी शेयर्ड कंसर्न है, जिनके मिशन सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तो वो एक कम्युनिटी क्लाउड बना लेती हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास ऑफ प्रीमिसेस ऑन प्रीमिसेस होता है, यानी वो अपने सोर्सेज से भी बना सकती हैं और क्लाउड प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। पब्लिक क्लाउड जो होता है ये जो पब्लिकली क्लाउड अवेलेबल है, पब्लिकली क्लाउड अवेलेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ ऑन प्रीमिसेस होता है, यानी क्लाउड प्रोवाइडर ही उसको दे सकता है। कोई बंदा खुद बनाएगा तो वो उसका प्राइवेट होगा, वो पब्लिक नहीं रहेगा। हाइब्रिड क्लाउड होता है जो इन तीनों में से प्राइवेट, कम्युनिटी, पब्लिक दो का मिक्सचर इस्तेमाल करके उनकी फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहता है, उसको हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। अच्छा, प्राइवेट क्लाउड में हमने देखा एक्सक्लूसिव यूज़ है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से। कम्युनिटी क्लाउड जो है एक्सक्लूसिव यूज़ है स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर से जो कि शेयर्ड कंसर्न रखते हैं, जिनका मिशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और पॉलिसी इनका प्लस कंप्लीशन एक तरह की है। पब्लिक क्लाउड जो होता है ये ओपन यूज़ बाय जनरल पब्लिक के लिए होता है और ये प्रीमिसेस ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर पर ही एग्जिस्ट करता है, ऑफ प्रीमिसेस नहीं होता। हाइब्रिड क्लाउड जो होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, पब्लिक, कम्युनिटी या फिर प्राइवेट में से। नेक्स्ट हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो कि लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल सर्वर होते हैं। MCQ है कि लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल सर्वर क्या होता है, मेन फ्रेम। IBM Z सीरीज़ के कितने सर्वर्स थे, 500 सर्वर्स थे, उनके जरिए उन्होंने कंप्यूटिंग थ्रूपुट अचीव की थी, उतनी उनके जितनी की थी, 500 सर्वर जितनी थ्रूपुट उसने अचीव की थी। अच्छा, 1960-70 में मेन फ्रेम रिलीज़ किए गए थे बाय मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा हम खरीदेंगे नहीं, उन्होंने कहा चलो आप ऐसा करो किराए पे ले लो, तो किराए पे देना शुरू कर दिया था क्योंकि महंगे बहुत थे, लोगों को खरीदने की सकत नहीं थी। मेन फ्रेम लीजिंग मॉडल जो था उससे यही बात दोबारा है कि मंथली बेसिस पे चार्ज कर दिया जाता था अगर CPU मेमोरी आप डिवाइसेस ले रहे हैं, और अगर सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसको टाइम ऑफ द यूजेज के लिहाज से चार्ज किया जाता था। मेन फ्रेम लीजर्स जो होते थे डेवलप करते थे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट के लिए होता था, उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे उनसे लेते थे। और ये मॉडल जो है अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के फॉर्म में होता है जहाँ पे हमारे पास जो प्रोवाइडर होता है वो उस चीज़ के भी पैसे लेता है जो वो दे रहा है और उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे लेता है। सर्वर जो होता है वो क्या होता है, सर्वर इज अ कंप्यूटर वी प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर। MCQ है कि जो कंप्यूटर दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कंप्यूटर को, उसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर डिफरेंट तरह के होते हैं। एक वेब सर्वर होता है जो वेब एप्लीकेशंस को रन करता है, डोमेन नेम सर्वर होता है जो डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस को सेव करता है, डेटाबेस सर्वर होता है जो डेटाबेस को एक्सेस देता है और उसके ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को रन करने की हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप होता है जो एक सिंगल कंप्यूटर है, एक बंदा उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट की ये चीज़ें याद रखें, बाकी इग्नोर करें। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा ओवर सम ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन 2 डिवाइसेस। जारी बात है जब 2 बंदे आपस में बात करें उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह जब 2 डिवाइसेस आपस में बात करेंगी, डाटा ट्रांसफर करेंगी तो उसको बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास जो कुछ फैक्टर्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि क्या फैक्टर्स एसेंशियल है कि डाटा कम्युनिकेशन में होने चाहिए। एक तो करेक्ट डेस्टिनेशन पे डाटा जाना चाहिए, दूसरा डाटा अल्टर नहीं यानी चेंज नहीं होना चाहिए और टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, अनइवन डिले नहीं आना चाहिए, खासतौर पे ऑडियो वीडियो की ट्रांसमिशन के अंदर। मैसेज के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, डाटा कम्युनिकेशन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैसेज, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। मैसेज क्या होता है, डाटा टू बी सेंड, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो फिजिकल पाथ है जिसके जरिए से मैसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं कि इस रूल के तहत ट्रांसफर किया जाएगा, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। मतलब ये कीवर्ड्स याद रख लें कि जहाँ पे रूल्स आ रहा है वो प्रोटोकॉल है, जहाँ पे फिजिकल पाथ आ रहा है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह से हो सकती है, टेक्स्ट में हो सकती है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है। टेक्स्ट की फॉर्म में जब होगी तो हमारे पास ASCII होगा, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। नंबर्स की फॉर्म में होगा तो बाइनरी की फॉर्म में होगा। इमेजेस जो होती हैं ये रिप्रेजेंट की जाती हैं मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स। ये MCQs हैं इसलिए पूरा रट्टा नहीं लगाना, बस कंसेप्ट लेना। ऑडियो जो होता है ये कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि इमेज जो होती है मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स की फॉर्म में होती है और कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा क्या होता है पूछा जाएगा। इमेज होता है, ऑडियो होता है, टेक्स्ट होता है, क्या होता है, नंबर होता है, तो आपने बताना है ऑडियो होता है। उसके बाद हमारे पास डाटा फ्लो की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगी ए की तरफ से, यानी कम्युनिकेशन होगी ए से बी की तरफ। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, दोनों तरफ बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव एट सेम टाइम। ये फुल डुप्लेक्स होगा जिसमें दोनों एक टाइम पे कर सकती हैं। और जो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स होगा जहाँ पे 1 एट अ टाइम, यानी दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं लेकिन एक टाइम पर एक डिवाइस कम्युनिकेट करेगी क्योंकि हमारे पास एक ही वायर होगी। जबकि फुल डुप्लेक्स में एक टाइम पे दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी और हमारे पास जो वायर होगी ना वो भी सेपरेट पाथ्स में होगी। मीडियम शुड प्रोवाइड सेपरेट पाथ चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ईच डिवाइस। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ये कंसीव करी थी 1960s में। ज़्यादातर चीज़ें 1960s में ही हो रही हैं अगर आप देखें तो। और कंप्यूटर नेटवर्किंग 1960 में थी और ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी तभी आया था। नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन होता है कंप्यूटर डिवाइसेस का। डिवाइसेस क्या होती हैं, होस्ट होते हैं, राउटर होते हैं, स्विच होते हैं,
मॉडेम होते हैं। अच्छा, राउटर के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिवाइस जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है, यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ, उसको राउटर बोलते हैं। एक डिवाइस जो नेटवर्क के विद इन डिवाइसेस को कनेक्ट करती है उसको स्विच बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अ डिवाइस विच चेंजेस द फॉर्म ऑफ डाटा उसको मॉडेम बोलते हैं। ऐसी डिवाइस जो डाटा का फॉर्म ही चेंज कर दे, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, इस तरह। अच्छा, नेटवर्क के क्राइटेरिया में हमारे पास परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस में हमारे पास हम देखनी हो तो हम दो मैट्रिक से उसको एवेलुएट कर सकते हैं, एक थ्रूपुट और दूसरा डिले। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस या ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। थ्रूपुट और डिले से परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसके अलावा अगर हम थ्रूपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास कंजंक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और नेटवर्क डिले भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमने एक बैलेंस रखना है। उसके अलावा ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम की मदद से भी हम परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। रिलायबिलिटी का अगर आपने देखना हो तो ये हमारे पास मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नेटवर्क फेलियर, टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर एंड रोबस्टनेस फ्रॉम डिजास्टर। यानी एक चीज़ फेल हो गई, उसको फेलियर से वापस आने में कितना टाइम लगा और रोबस्टनेस कितनी है, डाटा सारा उड़ तो नहीं गया, इसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं मिल रही, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ये सिक्योरिटी होती है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा जाए तो नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, जो कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब नेटवर्क कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं और उस कम्युनिकेशन पाथ को लिंक कहते हैं। अब लिंक जो होता है ये दो तरह का हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या फिर शेयर्ड मल्टी पॉइंट हो सकता है। फिजिकल टोपोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यूज के लिहाज से। अब हमारे पास ईच डिवाइस का अगर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो उसको मैश टोपोलॉजी बोलेंगे, अगर एक सेंट्रल डिवाइस होगी उसको स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे, अगर एक ही लाइन है और उसके साथ वन लॉन्ग केबल के साथ डिफरेंट मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज कनेक्टेड हैं, यानी एक सिंगल लाइन के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसके अंदर एक रिंग की फॉर्म में होती हैं। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर यह है कि रिंग कौन सी टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस रिपीटर के तौर पर काम करती है, वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस रिपीटर के तौर पर काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटली और ऑन नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, किसी कंपनी में भी हो सकता है, किसी एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, और हर होस्ट का यूनिक आइडेंटिफायर या एड्रेस होता है। उसके बाद हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के की फीचर्स क्या हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो टोपोलॉजीज होती हैं वो हमने देख ली हैं, बस, स्टार, मैश, रिंग और ट्री टोपोलॉजीज होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं लिस्ट डाउन कर दें। बिट रेट इसका 1 MB से 1 GB तक जाता है। टिपिकल लैंस की एग्जांपल्स हमारे पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि CSMA CD किस में होता है, इथरनेट में होता है। CSMA CA किस में होता है, लोकल टॉक में होता है। देखें कोलोनियन जो हमारे पास डिटेक्शन है वो इथरनेट में होगी, बेसिक चीज़। अवॉइडेंस के लिए जारी बात है आपस में बातें करनी होती हैं तो टॉक में, लोकल टॉक में आ जाएगी। अच्छा, कौन सा स्टैंडर्ड होता है वायरलेस लैन के लिए, 802.11, बस .11 याद रखें क्योंकि 802.111617 इस तरह डिफरेंट चीज़ें दी होंगी, तो 11 वाला आपने सेलेक्ट कर लेना वायरलेस लैन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो टोकन रिंग में फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है वो कौन सी होती है, ये हमारे पास FDDI होती है। और हमारे पास जो स्टार बेस्ड टोपोलॉजी होती है ATM के अंदर, ये पूछा जाएगा ATM के अंदर कौन सी है, मैश है, स्टार है, बस है, तो आपने स्टार सेलेक्ट कर लेनी है। और मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करी होती हैं, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, 600+ MB चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। फिर हमारे पास यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट किस्म के मैसेजेस भी होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, अभी लोकल एरिया नेटवर्क पढ़े थे, वाइड एरिया नेटवर्क पे आ गए, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे आता है, जैसे डाउन स्टेट्स इवन कंट्रीज़। और हमारे पास जो लैन था उसके अंदर यूज़र ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन नहीं करती बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर या कम्युनिकेशन कंपनीज इसको ऑन कर रही होती हैं। हमारे पास जो वैन होते हैं उसके अंदर एक पॉइंट टू पॉइंट वैन होता है जो 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है, और जो एक से ज़्यादा डिवाइस को 2 से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर रहा होता है उसको स्विच्ड वैन कहते हैं। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर देखें लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होगा जो लैन से तो बड़ा होगा लेकिन वैन से छोटा होगा, और इसका डायमीटर इंपॉर्टेंट है, 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये स्पैन कर सकता है। इतने एरिया तक जो जाएगा उसको हम मैन बोलेंगे, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने मेरे ख्याल से डाटा कम्युनिकेशन CS601 का पूरा सब्जेक्ट उठा के इधर रख दिया है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे मैं बस वो आपको कवर करूँगा जल्दी जल्दी। काफ़ी ज़्यादा स्लाइड हैं, अबाउट 123, जस्ट ये डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स के बारे में बताने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स एंड डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। तो मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आपको बताता जाता हूँ। वैन जो होता है एक स्विच नेटवर्क होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 2 कॉमन टाइप स्विच नेटवर्क होती हैं, सर्किट स्विच्ड और पैकेट स्विच्ड। सर्किट स्विच में हमारे पास डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन होता है, जबकि जो हमारे पास पैकेट स्विच होता है उसके अंदर पैकेट्स की फॉर्म में डाटा जा रहा होता है। जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जो स्विच होता है वो एक्टिवेट कर और डीएक्टिवेट करता है कम्युनिकेशन को, और स्विच जो होता है वो डाटा स्टोर नहीं करता, सिर्फ फॉरवर्ड करता है डाटा को। जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं इसको यूज़ करती हैं। ये यूज़फुल होता है जब हमारे पास सर्किट जो होते हैं उनको साइमल्टेनियसली यूटिलाइज़ करना है। अगर कुछ सर्किट्स को आपने यूज़ नहीं करना तो आप सर्किट स्विच को यूज़ नहीं करते, सबको यूज़ करना तो करते हैं। पैकेट स्विच क्या होता है, वैन स्विचिंग मेथड, जिसके अंदर डाटा में पैकेट्स होते हैं और जो स्टोर और फॉरवर्ड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं हम डिवाइसेस को एनेबल करने के लिए वो पैकेट को शेयर करें, तो स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग आपने याद रखना है। इंटरनेट के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, ये एमसीक्यू का आंसर है, इंटरनेट जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ARPA स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और हमारे पास जो ARPA है इसको टुडे इस नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, इसको स्किप करें। इंटरनेट आजकल हम देखें कहाँ कहाँ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब में, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, ईमेल में, वॉइस ओवर IP और फाइल ट्रांसफर में यूज़ होता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास जो मॉड्यूल 16 है इसके अंदर अब TCP/IP देख लेते हैं। जो हमारे पास TCP प्रोटोकॉल है इससे बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो 1973 में आया। और बेसिकली जो TCP होता है ना इसके अंदर एक चीज़ होती है, रीट्रांसमिशन कर देते हैं डाटा के अंदर, देखते हैं डाटा कोई कोलिजन आ रही हैं, फॉल्ट्स आ रही हैं, उनको टैकल करता है ये प्रोटोकॉल। तो हमारे पास
जो TCP IP बन गया बाद में, जो IP था वो मैसेज रूटिंग को हैंडल करता था और TCP एरर को हैंडल करता था विद द हेल्प ऑफ दिस कोलिजन डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। तो हमारे पास 1981 में TCP IP प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आ गया, 73 में ये आगे दुनिया में पेश हुआ और 1981 में कंप्यूटर्स में आ गया। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लेयर्स इसकी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स। जो फिजिकल लेयर होती है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। जो डाटा लिंक लेयर होती है ये फ्रेम्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। जो नेटवर्क लेयर होती है ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए होती है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बस आपने याद रखना है, MCQs में पूछा जाएगा ना। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी होती है नेटवर्क लेयर, फ्रेम्स को बनाने के लिए कौन सी होती है डाटा लिंक लेयर, पैकेट्स के लिए कौन सी होती है नेटवर्क लेयर, पैकेट्स को डाटाग्राम्स भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ट्रांसपोर्ट लेयर के जो मेन प्रोटोकॉल हैं दो हैं, TCP प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अच्छा ये बात वही आ गई। TCP के अंदर जो मैसेज होते हैं सेगमेंट होते हैं और जो UDP के मैसेज होते हैं उसको पैकेट्स भी बोलते हैं, डाटाग्राम्स भी बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं मैसेजेस के बिटवीन टू होस्ट्स। और एप्लीकेशन जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेजेस कर रहा था वो ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा था। अब दो होस्ट के ऊपर अगर आपने एक्सचेंज करने मैसेजेस तो वो एप्लीकेशन लेयर करती है। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं वो HTTP होता है वेबसाइट्स के लिए, FTP होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, SMTP जो हमारे पास ईमेल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास IPv4 जो है 32 बिट का है और IPv6 128 बिट का है। जो टोटल IPv4 है 32 बिट का तो 2^32 इसके अंदर टोटल एड्रेस होंगे। IPv6 128 बिट का तो टोटल 2^128 बिट इसके एड्रेसेस होंगे। जो IP एड्रेस होता है इसको डॉटेड डेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है IPv4 में और IPv6 में कॉलन होते हैं बीच में। जो हमारे पास IP एड्रेसेस होते हैं ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये ISPs को ये देता है और हमारे जो घरों में इंटरनेट है उसमें जो IP एड्रेस होते हैं वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ही मिल जाते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आगे ये ICANN से मिल रहे होते हैं। IP एड्रेस जो होता है इसके अंदर प्रीफिक्स पार्ट होता है, पोस्टफिक्स पार्ट होता है। प्रीफिक्स पार्ट जो होता है नेटवर्क आईडी के लिए होता है, जो पोस्टफिक्स होता है यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है ये होस्ट आईडी और सबनेट्स के लिए होता है। इसके अंदर डिफरेंट क्लासेज हैं, क्लास A B C D E। क्लास A 8 बिट होती है नेटवर्क आईडी के लिए, टोटल नेटवर्क्स होते हैं 2^7। नेटवर्क आईडी 0 से स्टार्ट होती है और फर्स्ट बाइट 0 से लेकर 127। अच्छा बाकी क्लासेस को याद रखने के लिए बस क्लास A की चीज़ें याद रख लें कि 8 बिट है नेटवर्क आईडी के लिए, टोटल नेटवर्क्स हैं 2^7, नेटवर्क आईडी 0 से स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट बाइट है 0 से लेकर 127। अब क्लास B जब आएगी तो उसके अंदर आपने +8 ऐड कर देना है नेटवर्क आईडी की बिट्स में, टोटल नेटवर्क में आपने पावर के अंदर 7 ऐड कर देना है और नेटवर्क आईडी स्टार्ट विद के पहले एक 1 ऐड कर देना है। और जो बाइट इसके अंदर होंगी 128 बाइट जो पहली होंगी क्लास A की होंगी, अगली 64 क्लास B की, अगली 32 क्लास C की, अगली 16 क्लास D की और अगली 16 क्लास E की होंगी। तो इस तरह से 2 के पावर होता है 2^4 16, 2^5 32, 2^6 64 एंड 2^7 128। तो अब हम इसी से देखें तो क्लास A के अंदर हमारे पास जो बिट्स होंगी 8 बिट है नेटवर्क आईडी के लिए, क्लास B के अंदर 16 बिट्स हो जाएंगी। टोटल नेटवर्क के 2^14 हो जाएंगे, 7 में 7 ऐड करें 14। नेटवर्क आईडी स्टार्ट करेगी इसकी 0 से करेगी, उसकी 10 से करेगी और इसकी 0 से लेकर 127 तक है तो उसकी 128 से लेके और 193 तक चली जाएंगे 64 बिट्स अगर आप इसके अंदर देखें 64 बाइट्स। और क्लास C में जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएंगी 24 बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी, नेटवर्क टोटल बन जाएंगे 14 पे 7 ऐड करें 21, 2^21 टोटल नेटवर्क बन जाएंगे और 110 उसका बाइनरी बन जाएगा और उसकी जो बाइट्स बन जाएंगी उसके अंदर आप फर्दर 32 आगे वाली जो होंगी वो ऐड कर दें जो कि बन जाएंगी 190। अच्छा ये 128 से 191 थी, ये बन जाएगी 192 से 223। और हमारे पास जो क्लास D है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, MCQ इंपॉर्टेंट है और इसकी जो फर्स्ट बाइट है वो अगली 16 बन जाएंगी 224 से 239। क्लास E जो है फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व रख दी गई और इसकी अगली 16 बन जाएंगी 240 से 255। तो अब हर किसी की अलग अलग याद नहीं रख सकते, तो जो मैंने आपको बताया कि आप नेटवर्क आईडी बिट्स में 8 ऐड कर दें, पावर में 7 ऐड कर दें, टोटल नेटवर्क्स आ जाएंगे आपके पास और पीछे 1 लगा देंगे, फर्स्ट बाइनरी आ जाएगी वैल्यू और उसके आगे बाइट्स अगर देखनी है तो वो मैंने आपको बता दिया 128 64 32 16 16 ऐड करते जाएँ। उसके बाद हमारे पास जो एड्रेस मास्किंग होती है इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लासफुल एड्रेसिंग, एक होती है क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास मसला आता है कि अनयूज्ड एड्रेसेस रह जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब नेटवर्क आईडी के अंदर हमने बिट्स दे दी कितनी होंगी, कंपनी ने उनको यूज़ ही नहीं करना, काम को करना है तो एड्रेस आए और होंगे। तो इसके लिए क्लासलेस एड्रेसिंग होती है जिसके अंदर वेरिएबल साइज प्रीफिक्स होता है, हम फिक्स नहीं करते कि नेटवर्क आईडी के लिए कितनी बिट्स जाएंगी। जो क्लासलेस होता है उसके अंदर एड्रेस के एंड पे हम एक स्लैश लगा के बता देते हैं कितनी बिट्स हम नेटवर्क के लिए यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ये यूज़ होता है ऑटोमेटिकली IP असाइन करने के लिए, ये MCQ इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट से बनता है, ये मैकेनिज्म यूज़ होता है जब हमने क्या करना हो कि हमारे पास IP एड्रेसेस कम रह जाएँ तो हम लोकल का अलग IP एड्रेस बनाते हैं, उनको ट्रांसलेट करते रहते हैं, इसके लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद हमारे पास IP एड्रेसिंग जो होती है ये स्किप करें, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है। अच्छा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ARP, ये कब यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिवाइसेज हैं, होस्ट हैं, उन्होंने दूसरे का एड्रेस पता करना है तो वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के जरिए पता करते हैं। और जो डेस्टिनेशन डिवाइस होती है वो रिटर्न करती है लिंक लेवल एड्रेस। ये MCQ ट्रिक है कि वो डेस्टिनेशन डिवाइस अपना एड्रेस रिटर्न कर रही है या लिंक लेवल एड्रेस रिटर्न करिए, तो इसका आंसर होगा लिंक लेवल एड्रेस रिटर्न करिए।
फिर हमारे पास IPv4 से कंपेयर करेंगे अगर IPv6 को, इसके अंदर नेट भी नहीं होगा, DHCP भी नहीं होगा, प्राइवेट एड्रेस क्लियंस भी नहीं आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी, सिंपलीफाइड रूटिंग होगी। 3 कैटेगरीज हैं एड्रेसेस की, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। यूनिकास्ट सिंगल डिवाइस के लिए होगा, मल्टीकास्ट तमाम डिवाइसेस के लिए होगा, तमाम डिवाइसेस को मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। एनीकास्ट जो होगा वो सबसे करीब तरीन को भेज देगा, हम भेजेंगे सबको, फिर जो सबसे करीब तरीन होगी उसको बस ट्रांसमिट कर दिया जाएगा टू सिंगल इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास लैन टेक्नोलॉजी होती है, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स के लिए होती है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, IEEE। ये इसने इंटरनेट स्टैंडर्ड को डेवलप किया था जिसका 802.3 स्टैंडर्ड है, ये नंबर याद रखना है, .3 एंड पे आता है सिंपल इथरनेट के लिए। उसके बाद TCP/IP जो है वो कोई डाटा लिंक और फिजिकल लेयर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं देता, सिर्फ ऊपर वाली लेयर के लिए देता है जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर्स हैं। इथरनेट जो है 1970 में डेवलप किया गया था और इसकी 4 जनरेशन उसके बाद आई हैं। फर्स्ट जनरेशन है इसकी बिल्कुल सादा खुशबूदार जो कि 10 MB वाली है, ये सारी चीज़ें भूल जाए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका 48 बिट मैक एड्रेस होता है और हर फ्रेम जो होता है 64 से 18 बाइट्स का होता है, और इसकी लेंथ इतनी होती है 64 से लेके 1580 बाइट्स, और इसके अंदर जो डाटा होता है वो 46 से लेके 1500 बाइट्स का डाटा होता है। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं MCQs के लिए। उसके बाद हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेस में फर्स्ट बाइट 0 होती है, सिग्निफिकेंट जो बिट होती है उसकी, और जो मल्टीकास्ट होता है उसमें सिग्निफिकेंट फर्स्ट बाइट की 1 होती है। यूनिकास्ट में 0, मल्टीकास्ट में 1। फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होते हैं उसके अंदर तमाम बिट 1 होती हैं। फिर स्टैंडर्ड इथरनेट टाइप्स में हमारे पास 3 आ जाती हैं, ब्रिज, स्विच्ड और फुल डुप्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी 3 चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए। तो हमारे पास ब्रिज्ड, स्विच्ड और फुल डुप्लेक्स स्विचेस होते हैं स्टैंडर्ड इथरनेट टाइप्स में। फिर हमारे पास अगला जो जनरेशन आई वो आई फास्ट इथरनेट, जिसके अंदर स्पीड 100 MB तक चल गई। इतनी ज़्यादा चीज़ें बंदा याद नहीं रख सकता, बस ये याद रखें कि फास्ट इंटरनेट में स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहा हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। गीगाबिट इंटरनेट है, इसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है, 1 GB होती है, गीगा से ज़ाहिर है गीगाबिट यानी 1 GB, और 5 किलोमीटर की रेंज होती है। 10 गीगाबिट इंटरनेट उसकी 10 GB स्पीड होती है और इसकी रेंज 10s of किलोमीटर तक चली जाती है। उसकी 5 किलोमीटर थी जो हमारे पास गीगाबिट इथरनेट था। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डिफरेंस आ गया वायर्ड और वायर लाइन का। वायर लाइन में वायर होगी, मीडियम होगा वायर्स इसका, वायरलेस में उसका मीडियम वायर नहीं होगी, एयर होगा। ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग होती है वायर्ड लाइन में, दोनों कर सकते हैं। वायरलेस में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग ही होती है। इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि वायरलेस में असेस पॉइंट होता है, बाकी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं सारी। इसके बाद हमारे पास अगर असेस पॉइंट नहीं होगा तो वायरलेस डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एडहॉक नेटवर्क बना देंगी, मतलब एक जल्दी में हेस्ट वाला नेटवर्क बन जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास जो CSMA प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर अगर आपके पास क्लियर टू सेंड नहीं आया तो उसको हम क्लियन बोलते हैं कि क्लियन हो गई है। फिर हमारे पास IEEE 802.11 जो है ये वायरलेस लैन के लिए स्टैंडर्ड है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं ABGN। इसके नंबर्स MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास जो A है उसमें 50 फीट है, B में 100 फीट, 11 में भी 100 फीट, और 11 G में भी 100 फीट और N में भी 50 फीट। जो A है उसमें स्पीड 22 MB थी, B में उसका साइज़ बढ़ा दिया 100 फीट पे ले गए लेकिन स्पीड गिर गई, 11 MB आ गई। G में 100 फीट रखा गया, 54 MB स्पीड चली गई, और 50 फीट आएगा अभी N में, और 700 हमारे पास MB स्पीड बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो ब्लूटूथ होता है ये वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी शॉर्ट डिस्टेंस में इस्तेमाल होती है। जो ब्लूटूथ के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेज होती हैं ये पिकोनेट बनाती हैं, और इसका जो एडहॉक नेटवर्किंग होती है 10 मीटर्स तक जाती है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ब्लूटूथ के लिए 802.15 होता है जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड है। और हमारे पास डिफरेंट वर्जन हैं ब्लूटूथ के। 1.x ब्लूटूथ 1 MB तक स्पीड जाती है, 2.x में 3 MB तक जाती है, और पेयरिंग इसके अंदर इंप्रूव कर दी गई थी। 3.x के अंदर 24 MB वही स्पीड है 2.x वाली, और इसके अंदर वाईफाई वाला जो 802.11 वाला स्टैंडर्ड है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था। 4.x जो ब्लूटूथ है इसके अंदर भी 24 MB स्पीड नहीं बढ़ी, 2.x से लेकर 4.x तक वही स्पीड है, बस थोड़ी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं कि जो 4.x 4G के साथ चल जाता है, आपस में टकराते नहीं हैं कनेक्शन के सिग्नल एक दूसरे के साथ, और डाटा कलेक्शन और सेंसर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कलेक्ट कर लेता है 4.x। नेक्स्ट हमारे पास है WiMAX। WiMAX का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव असेस। ये वायरलेस असेस इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मुयसर केबल्स के जरिए नहीं हो सकती, वहाँ पे हम एंटीनों के जरिए WiMAX के जरिए लेके आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारे पास मोबाइल WiMAX होता है, ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहें और इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट रहें। इसको कहते हैं मोबाइल WiMAX। जो WiMAX है उसका जो स्टैंडर्ड है वो 802.16 है। और अब यहाँ पे आके हम अगर स्टैंडर्ड्स देखें तो 802.3 हमारे पास इथरनेट के लिए था, 802.11 हमारे पास वायरलेस लैन के लिए हो गया, 802.15 हमारे पास ब्लूटूथ के लिए हो गया, और 802.16 हमारे पास WiMAX के लिए आ गया। तो ये कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड MCQ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेलुलर नेटवर्क्स हैं जो हमारे पास रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ये 5 जनरेशन के ऊपर चले हैं, इनके बिलियन यूज़र्स भूल जाएं, बस इतना ज़्यादा नहीं याद रख सकते हैं हम। और इसकी जो 1G है ये 1980 में तकरीबन आई थी और जापान में आई थी पहले। फिर 2G था, फिनलैंड में आया था, और ये 1991 में आया था। फिर हमारे पास हाँ ये याद रख लें कि GSM, GPRS, CDMA, H ये सारी 2G में थी, और MMS भी 2G में आ गया था। फिर हमारे पास 2010 में हमारे पास 3G आया, जिसके अंदर CDMA, UMTS और HSDPA टेक्नोलॉजीज़ आ गई। इसका याद रख लें कि इसके अंदर UMTS और HSDPA आया, इसके अलावा जो भी है ना GSM ये वो HMH ये सारी 2G में है। तो उसके बाद हमारे पास
4G आया 2010 में, जो कि टेक्नोलॉजी उसके अंदर आई LTE, जो कि आजकल भी हमारे मोबाइल में चलती है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और ये जो था इसने GSM Edge यानी 2G वाली टेक्नोलॉजी भी पकड़ ली, और UMTS HSDPA या HSPA वाली टेक्नोलॉजी जो 3G की थी वो भी पकड़ ली, और मल्टीपल आउट स्मार्ट एंटीना टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई, और OFDM टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई। ये तमाम टेक्नोलॉजी मिला के 4G बन गया। तो MCQ एक कोई ना कोई आ जाएगा कि फ़लाँ टेक्नोलॉजी जो है ये फ़लाँ नंबर के G में थी, तो आपने बता देना है जितना भी याद रहे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया UMTS HDPA जो है वो हमारे पास होता है 4G में, उसके अलावा जितने भी होते हैं 2G में होते हैं, और जो मीमो एंटीना है वो हमारे पास 4G के अंदर आ जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैजिक स्टैंड्स फॉर। ये 4G में मैजिक टेक्नोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है, जिससे M से बनता है मोबाइल मल्टीमीडिया, A से बनता है एनी टाइम एनीवेयर, G से बनता है ग्लोबल मोबाइल सपोर्ट, I से इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन, और कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस। अगर इसको आसान अल्फाज में याद रखें कि एक बंदा है, उसको आप मोबाइल मल्टीमीडिया देंगे, जहाँ मर्जी वो चलता रहे, किस जगह पे भी चला जाए उसको मिल जाएगा, उसको सपोर्ट भी मिलेगी, वायरलेस होगा, उसको तारें शारें नहीं मोबाइल के साथ लगानी पड़ेंगी, और कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस भी उसको मिल जाएगी। उसने 100 MB का पैकेज लगाना है, 1000 MB का लगाना है, जितना भी लगाना है वो लगा सकता है। तो इस तरह से आप मैजिक को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी है। इसके मुताबिक जो ये लेक्चर बने थे अभी तक नहीं आया था, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी 5G आ गया, और दुनिया में तो कब का आ गया, हम बहुत पीछे हैं। और इसके अंदर फास्टर डाटा रेट है जो कि 1 GB से भी ज़्यादा जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टेड डिवाइसेस जो होती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हब है, लिंक लेयर, स्विच है और राउटर है। हब सबसे नीचे वाली लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे। जो स्विच होता है वो फिजिकल और डाटा लिंक दोनों लेयर पे होता है, यानी डाटा लिंक लेयर तक जाता है। और राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर तक जाता है। फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क, इन तीनों पे राउटर मुश्तमिल होता है। हब जो होता है ये रिपीटर डिवाइस की तरह होता है, इसको कुछ नहीं पता होता एड्रेस के बारे में, जो चीज़ आगे रिपीट करके पेश कर देता है। ये फिजिकल लेयर डिवाइस है और इसको मैक एड्रेसेस नहीं पता होते हैं। मैक एड्रेसेस एक बात है, डाटा लिंक लेयर पे होते हैं, तो इसको किसी के एड्रेस का नहीं पता होता, बस ये आगे रिपीट कर देता है चीज़ों को। जो स्विच होता है ये ब्रिज के तौर पर काम करता है, इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड करता है, क्योंकि डाटा लिंक लेयर होता है, इसको एड्रेसेस का पता होता है, जिसके एड्रेस के लिए आपने चीज़ भेजी है उसी को भेजता है, सबको नहीं भेज के बैठ जाता। फिर हमारे पास जो स्विचिंग टेबल है वो बनता है जब स्विच ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेजता है सबको, तो उसके अंदर एक लूपिंग आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक दो डिवाइसेज हैं, उनको एक से ज़्यादा स्विचेस के साथ कनेक्ट किया गया। जब उनके आप एड्रेस फाइंडिंग करेंगे ARP से, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज आप सबको भेजेंगे, तो वो एक लूप में मैसेज आते रहेंगे। तो इससे हम लूप से बचने के लिए हम स्पैनिंग ट्री अरेंजमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि लूप से कैसे बचा जा सकता है। फिर हमारे पास इसको स्किप करें, राउटर आता है जो कि हमारे पास फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर पे होता है। और राउटर जो होता है ये डिफरेंट किस्म के हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। और राउटर में हमारे पास ज़्यादातर पैकेट्स होते हैं, डाटाग्राम्स भी बोलते हैं उनको। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो लॉजिकल सेगमेंट होता है फिजिकल लैन का, उसको वर्चुअल लैन कहते हैं, VLAN। ये MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। राउटिंग के अंदर हमारे पास एक सर्विस होती है जो नेटवर्क लेयर के अंदर यूज़ होती है बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। दो चीज़ें हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राउटिंग और फॉरवर्डिंग का। राउटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी कोई हमने डाटा फॉरवर्ड करना है तो हम राउटिंग टेबल्स के अंदर से चेक करते हैं कि किस रास्ते से उस डाटा को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्डिंग बेसिकली एक्शन होता है जो उस राउटिंग टेबल की बेस पर परफॉर्म किया जाता है। फिर राउटिंग जो होती है वो पैकेट स्विचिंग परफॉर्म करती है, इंपॉर्टेंट MCQ के सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग। तो जो राउटर होता है वो पैकेट स्विचिंग परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग होती है जिसके अंदर यूनिकास्ट होती है, मल्टीकास्ट होती है। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि आप डाटा सिर्फ एक अटैच नेटवर्क के ऊपर भेज रहे होते हो, वन ऑफ द ऑल अटैच नेटवर्क। और जो हमारे पास मल्टीकास्ट होता है इसके अंदर जितने भी आपके पास अटैच नेटवर्क हैं उनके पास मल्टीपल आप भेज देते हो। फिर अगर आप ब्रॉडकास्ट राउटिंग करोगे तो तमाम राउटर्स के पास चली जाएगी। यूनिकास्ट इज़ फॉर द सिंगल, मल्टीकास्ट इज़ फॉर मल्टीपल नॉट ऑल, एंड ब्रॉडकास्ट इज़ फॉर ऑल। उसके बाद हमारे पास राउटिंग जो होता है ये पैकेट लेके जाता है सर्विस से, सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट के पास। टाइप्स ऑफ राउटिंग में हमारे पास कनेक्शन लेस राउटिंग होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग होती है। कनेक्शन लेस ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास हर मैसेज इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास फिक्स्ड रूट होगा और हर जो जितने भी मैसेजेस होंगे वो एक फिक्स्ड रूट पे जा रहे होंगे, उनको अलग सेपरेटली ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेट है इसको एक ग्राफ के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, MCQ है। और इसका जो एज होता है वो नेटवर्क होता है इंटरनेट का, और हर राउटर जो होता है वो नोड होता है इस ग्राफ में। उसके बाद हमारे पास जो लीस्ट कॉस्ट राउटिंग है, यानी कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे सस्ता है, उसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल एल्गोरिथम है उसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है और लिंक स्टेट राउटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लाउड्स हैं वो इंटर नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो 3 टीयर्स हैं वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के, उसके अंदर टियर 1 जो है उसके अंदर इंटरनेशनल कनेक्शन प्रोवाइडर्स होते हैं। टियर 2 के अंदर रीजनल ISPs होते हैं, जैसे PTCL है वो इंटरनेशनल के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। और टियर 3 के अंदर लोकल ISP प्रोवाइडर्स होते हैं जो रीजनल के साथ कनेक्ट होकर अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे नया टेल है और इस तरह की छोटी मोटी कंपनीज हैं। तो हमारे पास जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो डायरेक्टली टियर 3 प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। उनका इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स के साथ, रीजनल ISPs के साथ लेना देना नहीं होता। जो डायरेक्ट थर्ड टियर में हमारे पास घरों में जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट जो है वो बहुत ज़रूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। जो ऑन प्रीमिसेस डिप्लॉयमेंट होती है उसके अंदर इंटरनल यूजर्स होते हैं वो क्लाउड को कॉर्पोरेट नेटवर्क के जरिए असेस कर रहे होते हैं, और जो रिमोट यूजर होते हैं वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे पास रिमोट यूज़र है जो कि उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, किसी और जगह मौजूद है, लेकिन जब हम उसको ऐसा प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि वो यूज़र बिल्डिंग का ही हिस्सा है और वहीं से नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास
स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि स्केलेबल कंप्यूटिंग क्या होती है, जिसके अंदर डायनामिक रिसाइजिंग आ जाती है। ये एमसीक्यू है कि डायनामिक रिसाइजिंग हमारे पास स्केल लेवल के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास इसको रैपिड इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, लेकिन अब अगर एमसीक्यू में ऑप्शन स्केलेबल है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना। और हमारे पास जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स थे, पहले मेन फ्रेम्स हुए, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर और फिर पोर्टेबल कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए 2000 में। और हमारे पास 1990 में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया 1990 में। फिर हमारे पास जो स्पीड थी वो गीगा फ्लॉप से पीटा फ्लॉप के अंदर मूव होगी 2010 में। 1990 में गीगा फ्लॉप में थी और फिर पीटा फ्लॉप में चली गई। नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो हर साल डबल होती जा रही है। ये किसका ला है? ग्लाइडर का ला है। और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हर 1.5 साल बाद इंक्रीज़ हो रही है। ये मूरेज लॉ है। उसके बाद हमारे पास जो फाइन ग्रेन होती है पैरेललिज्म और कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म, ये अवेलेबल हो जाती है। हमारे पास फाइन ग्रेन इंस्ट्रक्शन लेवल होती है और कोर्स ग्रेन जॉब लेवल होती है। ठीक है, ग्रेन बेसिकली हमारे पास होता है कि लेवल ऑफ डिटेल कितना है। फाइन ज़्यादा होगा तो वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाके हो रहा होगा, और कोर्स थोड़ा मोटा ग्रेन होगा जो जॉब लेवल यानी ब्रॉड लेवल के ऊपर हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो होती है ये बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है, जहाँ पे कस्टमर पे करता है रिसोर्सेज के लिए। तो इसका आंसर है यूटिलिटी कंप्यूटिंग एमसीक्यू का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो उबिक्विटस यूटिलिटी कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनके अंदर मैनी कोर आर्किटेक्चर होता है, यानी उनके अंदर छोटे छोटे कोर्स होते हैं, लेस पावर के होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीपीयूज़। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं। फिर हमारे पास जो मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयूज़ है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म आ गया है। जो फाइन ग्रेन वाला चीज़ थी ना वो हमारे पास आ गया मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर। सन निगारा का जो सीपीयू है 64 काउंट करता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के लिए। और हमारे पास जो इंटेल का कोर i7 है इसके अंदर 1,59,000 MIPs इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट होती हैं हमारे पास कोर i7 में। फिर हमारे पास जो डी रैम होता है इसकी कैपेसिटी होती है 16 KB से 64 GB तक चली गई है। और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हमारे पास 3 TB तक कुछ साल पहले आ गई थी। और फ्लैश में भी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी रैपिडली इवॉल्व कर रही हैं। जो सर्वर्स होते हैं वो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क स्टोरेज के साथ, जैसे हमारे पास डिस्क अरेज के तौर पर, और इसको कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यानी जो हमारे सर्वर्स हैं वैसे तो वो लोकल अवेलेबल है, लेकिन जब उनको किसी नेटवर्क के साथ उनकी स्टोरेज को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन जाएगा। और जो डिस्क अरेज जो क्लाइंट के साथ कनेक्ट की जा रही है उसको नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज कहा जाता है। यानी जब क्लाइंट उसको यूज़ करे वो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बन जाएगी, यानी स्टोरेज जो नेटवर्क के साथ अटैच है, और जब उसका नेटवर्क बनाया जाएगा उसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी क्या होती है कि सिंगल होस्ट जो होता है वो वर्चुअलाइजेशन, वैसे हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको लॉजिकल वर्चुअलाइज्ड बना रहे होते हैं फिजिकल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सिंगल होस्ट जो है वो मल्टीपल इंस्टेंसेस को शेयर कर सकता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जहाँ पे भी आपके पास एमसीक्यूज़ में कोई ऑप्शन आए वर्चुअलाइजेशन का आपने सेलेक्ट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास RSS स्टैंड फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन, जो कि हमारे पास सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म रखती है अबाउट न्यूज़ के लिए कौन अपडेट रखती है RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन। उसके बाद हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो एनहांस करती है यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। देखें यहाँ पे भी हमारे पास वर्चुअलाइजेशन आंसर है कि यूटिलाइजेशन को एनहांस करती है। हाइपरवाइजर एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को फॉर VMs। हाइपरवाइजर क्या चीज़ है कि ये हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअल मशीन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, और एक वर्चुअल मशीन को दूसरी वर्चुअल मशीन को डिस्टर्ब करने से रोकता है। मैनेजमेंट में ये इस्तेमाल हो रहा है हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के दरमियान में। फिर हमारे पास वर्चुअल इंप्लीमेंटेशन लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले हमारे पास है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, जिसके अंदर क्या होता है कि लेगेसी कोड होता है वो न्यू मशीन यानी पुराना कोड नई मशीन पर चलाया जाता है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। फिर हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेवल होता है जिसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्चुअलाइज कर दिया जाता है। फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स बना दिए जाते हैं, और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एब्स्ट्रक्शन लेयर के तौर पर काम कर रहा होता है हार्डवेयर और कंटेनर्स के दरमियान में। एब्स्ट्रक्शन लेयर से मुराद ये होता है कि उनको छुपा रहा होता है, कंटेनर्स को पता नहीं चल रहा होता है कि उनके नीचे हार्डवेयर चल रही है। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल होता है जिसके अंदर API कॉल्स यूज़ होती हैं, जैसे VCUDA स्टब्स है, ये एक एग्जाम्पल है जो GPUs में यूज़ होता है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेवल है जिसके अंदर एप्लीकेशंस को ही वर्चुअल मशीन्स बना दिया जाता है, जैसे हमारे पास अगर हमने असाइनमेंट्स के अंदर VMware इस्तेमाल किए थे। तो अगर हम इसके इंप्लीमेंटेशंस को याद रखें तो अली एक लड़के का नाम है, अली इस तरह से हम याद रख सकते हैं, जिसमें O से ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, H से हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेवल, A से हमारे पास एप्लीकेशन लेवल, L से हमारे पास लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल, और I से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल है। इनकी छोटी छोटी पॉइंट्स कीवर्ड याद रखें। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, लेकिन सिस्टम का कोड न्यू सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है। हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेवल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्चुअलाइज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एब्स्ट्रक्शन बना देता है कंटेनर और हार्डवेयर के दरमियान। लाइब्रेरी सपोर्ट में API कॉल्स यूज़ होती हैं हार्डवेयर एक्स रिलेशन के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि GPU एक्स क्रिएट कर रहा होता है। और एप्लीकेशन लेवल जो होता है ये इसके अंदर एप्लीकेशंस को वर्चुअल मशीन्स बना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का जो सिंपल नेटिव आर्किटेक्चर उसके अंदर सबसे नीचे एक हार्डवेयर होती है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर होता है, उसके ऊपर कुछ वर्चुअल मशीन्स होती हैं। अब हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, ड्राइवर्स हाइपरवाइजर के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर हम ड्राइवर्स को वर्चुअल मशीन्स के अंदर इंक्लूड कर दें तो हमारे पास माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर बन जाता है। तो हमारे पास हाइपरवाइजर के दो आर्किटेक्चर है, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, और हमारे पास एक और होती है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, फुल वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि अनमोडिफाइड गेस्ट OS हो जाएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अनमोडिफाइड गेस्ट OS, यानी वर्चुअल मशीन को नहीं पता कि वो एक वर्चुअल मशीन है, वो अपना OS चेंज नहीं करती, इसको कहते हैं फुल वर्चुअलाइजेशन। जहाँ में वर्चुअल मशीन को पता चल जाए कि वो एक वर्चुअल मशीन है, वो अपने गेस्ट OS को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है अकॉर्डिंग टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसके अंदर पैरा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन को पता चल जाए कि वो मॉडिफाई हो रही है। फिर हमारे पास नेटिव वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर होता है, जिसके अंदर सिंपल हम पहले भी देख चुके हैं क्या होता है। अच्छा, अब होस्टेड वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में क्या होगा कि हार्डवेयर है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर है जो मैनेज कर रहा है, एब्स्ट्रक्शन लेयर के तौर पर एक्ट कर रहा है हार्डवेयर वर्चुअल मशीन्स के दरमियान। और इसको जनरलाइज
रिवाइज करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली इंप्लीमेंटेशन थी, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन भी आ गई जो हाइपरवाइजर इंप्लीमेंट कर रहा है, एप्लीकेशन वाला भी आ गया, यहाँ पर एप्लीकेशन बनी हुई है जो कि आप एप्लीकेशन लेवल इंप्लीमेंटेशन को शो कर रही है। फिर हमारे पास मतलब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था याद रखने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए था। फिर हमारे पास जो वीएम आर्किटेक्चर है उनकी 3 क्लासेस होती हैं हमारे पास, हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया फुल वर्चुअलाइजेशन के अंदर अनमोडिफाइड ओएस होगा, पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर मॉडिफाइड ओएस होगा, और उसके अलावा हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर जिसके अंदर मोनोलिथिक होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है उसका नाम मुझे भूल गया। अच्छा, जो हमारे पास हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर है इसके अंदर हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन होती है जिसको बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। बेयर मेटल के जैसा मेटल था वैसे ही पेश कर दिया, जैसी हार्डवेयर थी वैसे ही पेश कर दी। तो इसके अंदर हमारे पास जो हाइपरवाइजर होता है ये हार्डवेयर और वीएम के दरमियान बैठा होता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास जेन है और वीएम वेयर है। फिर हमारे पास फुल वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो उनको पता नहीं चलता कि वो वर्चुअल मशीन है और हम अनमोडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर रखते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास वीएम वेयर है। फिर हमारे पास पैरा वर्चुअलाइजेशन है जिसके अंदर गेस्ट ओएस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास केवीएम है। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क के रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम पहले बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, जो हमारे पास बैकबोन्स और प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास घरों में जो इंटरनेट प्रोवाइड करे होते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करे होते हैं उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे पास कस्टमर नेटवर्क्स होते हैं वो नेटवर्क्स होते हैं जो एज पे होते हैं, और ये हमारे पास एक्चुअल यूजर्स होते हैं इंटरनेट सर्विसेज के। तो एक्चुअल यूजर कौन होते हैं? कस्टमर नेटवर्क्स। हाइपरवाइजर ट्रांसफॉर्म करता है फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल हार्डवेयर के अंदर। इसके अंदर हम देख लेंगे वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हाइपरवाइजर के 2 आर्किटेक्चर है, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंटेल x86 है आर्किटेक्चर उसके अंदर स्पेशल मोड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरवाइजर होता है, ये सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस को ट्रैप कर सकता है। हमारे पास जो नॉर्मली होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रिविलेज्ड या सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट की जाती हैं, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट की जाती हैं। सीपीयू वर्चुअलाइजेशन के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। आज वर्चुअलाइजेशन के हम देखेंगे कि सीपीयू को कैसे वर्चुअलाइज करना है, मेमोरी कोड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, इससे ही हमारी वर्चुअलाइजेशन फिर अचीव होगी। जब हम वर्चुअलाइजेशन अचीव करेंगे फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वर्चुअलाइजेशन जो होती है सीपीयू अगर हमने करनी है तो हमारे पास जरूरी होता है कि वो प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन तमाम को यूजर मोड में एग्जीक्यूट करे। वैसे तो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन हमारे पास ओएस मोड में यूज हो रही होती है। फिर हाइपरवाइजर जो होता है वो भी सुपरवाइजर मोड के अंदर चलना चाहिए। फिर मेमोरी वर्चुअलाइजेशन अगर हमने करनी है तो हमारे पास पेज टेबल्स जो होते हैं वो उनकी मैपिंग होना ज़रूरी होती है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो मशीन मेमोरी में कैसे मैप हो रही होती है, पेज टेबल्स के जरिए हो रही होती है। अगर हमने मॉडर्न x86 सीपीयू को देखें तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है जो वर्चुअल मेमोरी की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को कैशे भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी मैपिंग करता है, और ये किसके जरिए अचीव हो रही होती है मेमोरी मैपिंग? ये हमारे पास पेज टेबल के जरिए होती है। और हाइपरवाइजर परफॉर्म कर रहा होता है मैपिंग ऑफ फिजिकल मेमोरी टू मशीन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है वर्चुअल टू फिजिकल को, और फिजिकल से जो मशीन मेमोरी में कर रहा होता है वो हाइपरवाइजर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास फुल डिवाइस एमुलेशन है जिसके अंदर हमारे पास जो डिवाइस होती है वो एमुलेट कर दी जाती है एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो हाइपरवाइजर में होता है इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरा वर्चुअलाइजेशन होती है जिसके अंदर फ्रंट एंड ड्राइवर इंटरेक्ट कर रहा होता है बैक एंड ड्राइवर के साथ। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फुल डिवाइस एमुलेशन है जो हाइपरवाइजर के अंदर ही एमुलेट कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पैरा वर्चुअलाइजेशन है जिसके अंदर फ्रंट एंड ड्राइवर होता है जो बैक एंड ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन है जो डायरेक्टली असेस करती है डिवाइस को। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्चुअल क्लस्टर्स होते हैं उसके अंदर सेवरल वीएम्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेवरल वीएम्स किस चीज़ के अंदर होते हैं? वर्चुअल क्लस्टर के अंदर होते हैं। और फिजिकल क्लस्टर होता है इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर हो सकते हैं, और एक जो वर्चुअल क्लस्टर होता है वो मल्टीपल फिजिकल क्लस्टर्स के ऊपर स्पैन कर सकता है। टेम्पलेट क्या चीज़ होती है? ये डिस्क इमेज होती है जो प्री इंस्टॉल्ड ओएस के साथ होती है। हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन होती हैं, हमारे किसी के ऊपर अलग विंडो और कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो हम एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। ये डिस्क इमेज होती है जो प्री इंस्टॉल्ड ओएस होती है, और इसके अंदर सर्टन एप्लीकेशंस भी होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, और इसको हम डिस्क इमेज के तौर पे कॉपी कर सकते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। रीजंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन अगर हम देखें तो हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं वर्चुअलाइजेशन के जरिए से। यूजर आइसोलेट हो जाते हैं जो शेयर रिसोर्सेज के, एग्रीगेशन हो जाती है स्मॉल रिसोर्सेज की सिंगल बिग रिसोर्स में, और हमारे पास डायनेमिक रिलोकेशन हो सकती है आसानी से, और ईजियर मैनेजमेंट हो जाती है। तो अगर इनको हम समराइज करें, रिसोर्सेज शेयर हो जाती हैं आपस में, आइसोलेशन हो जाती है यूजर्स की जो शेयर रिसोर्सेज के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स को मिला के एक सिंगल बिग रिसोर्स बना दी जाती है। डायनेमिक रिलोकेशन आसान होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल रिसोर्सेज, और मैनेजमेंट भी इसकी आसान होती है। इस वजह से हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। फिर हमारे पास जो वीएम होती है उसकी फॉलोइंग स्टेट्स होती हैं, पावर्ड और सस्पेंडेड, पॉज्ड और पावर डाउन। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको कोई भी एक दे दिया जाएगा ये कौन सी स्टेट है, ये है कि नहीं। फिर हमारे पास जो माइग्रेशन होती है कि अगर हमने एक वीएम को दूसरे सर्वर पर मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह की माइग्रेशन होती हैं, कोल्ड माइग्रेशन, वार्म माइग्रेशन और लाइव माइग्रेशन। कोल्ड माइग्रेशन के अंदर हम वीएम को पावर ऑफ कर देते हैं फिर माइग्रेट करते हैं, वार्म में हम सस्पेंड करते हैं फिर माइग्रेट करते हैं, लाइव माइग्रेशन में हम पावर डाउन करते हुए ही करते हैं ताकि हमारे पास जीरो डाउन टाइम आए। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिनको हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, तो उनकी अगर हमने माइग्रेशन करनी है तो हम लाइव माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास जो वीएम होता है उसके 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक उसकी वीएम स्टेट होती है और वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है। वीएम स्टेट से मुराद क्या भी उसके अंदर रजिस्टर्स के अंदर क्या वैल्यूज हैं, रैम के क्या कंटेंट्स हैं। हार्ड डिस्क होती है उसकी के उसका डाटा स्टोरेज वगैरह क्या है। जब भी हमने माइग्रेशन करनी है तो हमने स्टेट को ट्रांसफर करना होता है और हार्ड डिस्क को भी ट्रांसफर करना होता है। हार्ड डिस्क को ट्रांसफर करने से बचने के लिए हम शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लाइव माइग्रेशन है उसके अंदर लाइव स्टोरेज माइग्रेशन हमने करनी होती है, वरना बंद तो हम उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर यह है कि हम नेटवर्क असेस्ड शेयर्ड स्टोरेज यूज़ कर लें। जो नई मशीन जिसके ऊपर हमने ट्रांसफर करना है खाली
स्टेट ट्रांसफर करेंगे और वो शेयर स्टोरेज को ऑलरेडी एक्सेस करी होगी, तो उसको हमारे पास स्टोरेज की सारी चीज़ें ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेंगी। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि डाटा सेंटर ओनर होता है, उसकी 3 मेजर कंसिडरेशन होती हैं। उसके जहन में 3 बातें होती हैं। एक, उसने क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, दूसरा उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और तीसरा उसने खर्चा कम से कम करना है। तो उसने क्वालिटी ऑफ सर्विस और परफॉर्मेंस को अश्योर करना होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसने ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है ताकि जो उसकी रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, और कॉस्ट उसने सेव करनी होती है। तो ये हमारे पास 3 कंसिडरेशन हैं इसकी। अब सर्वर कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनको सिंगल सर्वर के ऊपर कंसोलिडेट कर दिया जाता है या एग्रीगेट कर दिया जाता है। इसको सर्वर कंसोलिडेशन कहा जाता है कि एक ही सर्वर पर आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को इकट्ठा करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ है। वर्चुअलाइजेशन जो होती है ये सिंक्रोनाइज कर सकती है क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कोई भी आंसर ना हो वहाँ पे MCQ का आंसर होगा वर्चुअलाइजेशन, अगर वहाँ पर गिवन है। तो वर्चुअलाइजेशन हमारे बहुत काम आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे बहुत ज़्यादा इसका रोल है। अब VPN जो होता है ये एक स्कोर्ड और इंक्रिप्टेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। और VPN जो होता है ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ये हमने याद रखना कौन प्रोवाइड करता है। और VPN जो होता है ये IP टनलिंग के ऊपर बेस होता है कि यूज़र जो डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर, वो किसी और यूज़र को नजर नहीं आ रहा होता, वो टनल के अंदर छुप जाता है। IP टनलिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग एक ट्रांसमिशन है प्राइवेट नेटवर्क पैकेट्स की पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, जिसके अंदर पेलोड का मतलब जो उसके अंदर सारा डाटा है वो दूसरे यूज़र्स उसको नहीं जान पाते, और राउटिंग डिवाइसेस को भी नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या है। उसको फिर VPN कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो VPN एस्टैब्लिशमेंट इंक्रिप्शन है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, इनकी एब्रिविएशन याद कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से IP सिक्योरिटी, IPsec सिक्योर सॉकेट लेयर है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, और मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है। फिर हमारे पास जो VPN है वो किन लेयर्स के ऊपर होता है, ये लेयर 1 से लेकर 3 पर होता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ VPN में हमारे पास एक रिमोट एक्सेस VPN है और एक साइट टू साइट VPN है। रिमोट एक्सेस VPN उनके लिए होता है कि जो क्लाइंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर हैं, बिल्डिंग में अवेलेबल नहीं है, तो वो VPN के गेटवे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर साइट टू साइट VPN के अंदर एक प्रॉपर कनेक्शन डेडिकेटेड एस्टैब्लिश किया जाता है दो नेटवर्क के दरमियान बाय यूजिंग VPN गेटवे। तो जब यूज़र एक्सेस करता है वो रिमोट एक्सेस के जरिए कर रहा होता है, और जब आपने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया दो नेटवर्क के दरमियान, यूज़र के दरमियान, नेटवर्क के दरमियान, तो ये साइट टू साइट VPN होता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर वर्चुअल स्विच क्या होता है कि हमारे पास एक फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और उसके ऊपर एक वर्चुअल स्विच होता है जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के दरमियान में होता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर टेक्नोलॉजीज VLAN होते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर लॉजिकली ग्रुपिंग द होस्ट विद कॉमन इंटरेस्ट इनटू अ सिंगल ब्रॉडकास्टिंग डोमेन। यानी जो जैसे हमारे पास था ना कम्युनिटी क्लाउड, उसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को इकट्ठा कर दिया था, तो जब हम कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को लॉजिकली इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। फिर हमारे पास जो VPN होता है ये फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर पे हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं VPN के, और हमारे पास जो गेटवे नोड्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी क्लाउड की सर्विसेज को बाहर की दुनिया तक पहुंचाने के लिए कौन से नोड्स इस्तेमाल होते हैं, गेटवे नोड्स। इंपॉर्टेंट MCQ। जो सर्वर्स होते हैं फिजिकली लेयर टू स्विचेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इनके टॉप पे एक स्विच होता है जिसको टॉप ऑफ द रैक कहते हैं, और टॉप ऑफ द रैक के जितने भी स्विचेस होते हैं वो आपस में एक एग्रीगेट स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। इसको फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रैक्स हैं, इनके ऊपर टॉप ऑफ रैक है, फिर उसके ऊपर एग्रीगेटेड स्विच है, फिर हमारे पास उसके ऊपर ऑगमेंटेड राउटिंग है, बॉर्डर राउटिंग, और फिर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और एक सर्वर सिर्फ एक टॉप ऑफ द रैक स्विच के साथ कनेक्ट हो सकता है। फिर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने रैम्बो से याद किए थे। उसके अंदर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, इनकी अब डिटेल्स बताई गई हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब यह है कि यूजर अपनी मर्जी से जब चाहे ऑटोमेटिकली सर्विसेज को ले सकता है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब है काफ़ी जगह पे अवेलेबल होगी। रिसोर्स पूलिंग का मतलब है कि पूरा एक रिसोर्स होगा और यूजर को लगेगा उसके पास अनलिमिटेड परफॉर्मेंस की, नेटवर्क की और स्टोरेज की सर्विसेज अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास रैपिड इलास्टिसिटी आती है कि हमारे पास यूज़र जो होता है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से श्रिंक और एक्सपेंड कर सकता है। फिर मेजर्ड सर्विस होता है कि यूज़र को चार्ज किया जाता है जितनी भी उसको सर्विस प्रोवाइड करती है उस लिहाज से। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है। हेडिंग्स इनकी याद करनी जो रैम्बो से हमने याद की थी। अब हमारे पास जो बिजनेस ड्राइवर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए वो 3 हैं, ये आप याद रख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि बिजनेस ड्राइवर्स क्या हैं। एक है IT कैपेसिटी प्लानिंग। IT कैपेसिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक जो कंपनी होती है उसको देखना पड़ता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है कितने और कितने कंप्यूटर्स हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिहाज से कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि आने वाले सालों में हमें कितने मजीद कंप्यूटर्स खरीदना है, कितनी हार्डवेयर खरीदनी है। कॉस्ट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए अचीव हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग पे कंपनीज मूव कर जाती हैं उनके पास अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने पड़ते, एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ता और इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर नहीं करने पड़ते कि वो उनको मेंटेन करें, रन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करें। क्लाउड कंप्यूटिंग पर सब कुछ बनाया मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी आ जाती है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत है, या उसको अब आप ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया सॉफ्टवेयर लेके आना है लेकिन उसकी पुरानी मशीन है जो फिजिकल पड़ी हुई थी वो नए सॉफ्टवेयर को नहीं चला पा रही, तो वो क्या करती हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जारी बात है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी है, और वो अपडेट होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो नया सॉफ्टवेयर आएगा वो वहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह की हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट है इसका। तो IT कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीड स्ट्रेटजी होती है जो कि हम क्या करते हैं कि न्यू IT कैपेसिटी को एंटिसिपेशन में ऐड कर देते हैं, यानी पहले से ऐड कर लेते हैं। लैग स्ट्रेटजी में ये होता है कि जब फुल यूटिलाइजेशन रीच होती है तभी हम ऐड करते हैं, और मैच स्ट्रेटजी में ये होता है कि स्मॉल इंक्रीमेंट्स में IT कैपेसिटी को ऐड करते रहते हैं। इसके अंदर MCQs के लिहाज से जो लैग स्ट्रेटजी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फुल यूटिलाइजेशन रीच हो जाती है लैग स्ट्रेटजी होती है, और तीनों स्ट्रेटजीज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट रिडक्शन होती है उसके अंदर ऑपरेशनल ओवरहेड आ रहे होते हैं, तो टेक्निकल पर्सनल जो मैंने सारा पहले कंसेप्ट आपको बता दिया, तो इनको रिड्यूस कर दिया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी का मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है कि नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनके लिहाज से कंप्यूटर का एक्सेस करते हैं।
आपको अपना जो हार्डवेयर है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये मॉडल है जो अनेबल करता है हम सारी चीज़ें। ये डेफिनेशन आ गई दोबारा से क्लाउड कंप्यूटिंग की, और इसके अंदर बिजनेस ड्राइवर्स आगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और की टर्म्स देख लेते हैं। आईटी रिसोर्सेज क्या होता है? आईटी रिसोर्सेज के बाद जो भी फिजिकल सर्वर्स हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको आईटी रिसोर्सेज बोला जाता है। ऑन प्रीमिसेस का मतलब ये है कि उस बिल्डिंग के ऊपर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको ऑन प्रीमिसेस बोला जाता है। क्लाउड कंज्यूमर्स वो होते हैं जो क्लाउड की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और क्लाउड प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो क्लाउड आईटी रिसोर्सेज हैं, ये फिजिकल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद हमारे पास जो स्केलिंग है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द आईटी रिसोर्सेज, ये पहले भी आया था हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास जो स्केलिंग है दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ डिवाइसेज हम ऐड करते रहते हैं, सेम टाइप ऑफ हार्डवेयर ऐड करते रहते हैं, तो हमारे पास जो इंक्रीज होती रहती है जो भी पावर होती है। जबकि वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास छोटी पावर की मशीन थी उसको हम बड़ी पावर की मशीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये होती है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हमारे पास स्पेशलाइज सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमने ये एमसीक्यू याद रखना है कि स्पेशलाइज सर्वर किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? वर्टिकल स्केलिंग के लिए। नेक्स्ट कि हमारे पास कॉमन मेजरेबल बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड कंज्यूमर्स के लिए। वो क्या क्या हो सकते हैं कि आप पे एज यू गो रेंटल फॉर शॉर्ट टर्म यूजेज, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप पे करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअली अनलिमिटेड सोर्सेज ऑन डिमांड विद निकल वेट टाइम। वेट टाइम इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, जितनी रिसोर्सेज चाहिए आप ले सकते हैं। आईटी रिसोर्सेज जो होती हैं वो फाइन ग्रेन लेवल में ऐड और रिमूव की जा सकती हैं, यानी 1 GB के लिहाज से भी ऐड की जा सकती हैं। जबकि फिजिकल में आपको कंप्यूटर खरीदना था तो आप 1 GB के इंक्रीमेंट में नहीं खरीदते थे पूरा, उसके साथ जब आपने जारी बात है मोनीटर लेना, CPU लेना, सारी चीज़ें लेनी है, तो एटलीस्ट आप कहते थे कि 500 GB तो आप ऐड करें। एप्लीकेशन और रिसोर्सेज जो होती हैं वो भी माइग्रेटेड होती हैं अक्रॉस द रीजन्स इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ रही है। अगर आपके यूजर्स पाकिस्तान में ज़्यादा है, पाकिस्तान में अपनी एप्लीकेशन रख लेते हैं फॉर लो लेटेंसी। अगर आपके यूएसए में ज़्यादा है, वहाँ रख लेते हैं। तो इस तरह से माइग्रेशन बड़ी आसान हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी चीज़ों की इंक्रीज होती है। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद रखने की नहीं है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जिसके अंदर रिसोर्स और रिडंडेंसी क्लाउड के अंदर होती है, जो इंक्रीज कर देती है अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर से मुराद ये कि चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों पे और डिफरेंट क्लाउड मशीन्स के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं। अब हमारे पास जो लीगल एग्रीमेंट होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के दरमियान होता है, इसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहा जाता है SLA। और रिकवरी टाइम जो फेलियर होता है वो पेनल्टी के तौर पर ऐड होता है, और अगर कोई फेलियर हो जाए और उसके बाद रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो जो कंपनी होती है वो पे बैक करती है कस्टमर को। उसके बाद हमारे पास वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये स्टेट ऑफ बीइंग अटैक्ड, ये इसका डेफिनेशन है कि एमसीक्यू के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वल्नरेबिलिटी। और हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है दैट इज़ अबाउट, इसमें जो सारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कुछ क्लाउड रिस्क और चैलेंजेस होते हैं कि हम किसी जगह पे डाटा डिप्लॉय करें तो वो जगह के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो कहती हैं कि यूज़र्स का यूएसए का डाटा यूएसए के अंदर रखा जाए, यहाँ से बाहर ना निकाला जाए। और अगर हमने पाकिस्तान का डाटा वहाँ रखा है तो कंपनी को एक्सेस होती है उस डाटा को। तो ये हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और लोगों को मनाना कि क्लाउड पे लेकर आओ, तो ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें मतलब इसमें याद रखने कुछ नहीं है। फिर हमारे पास जो क्लाउड ऑडिटर होता है ये क्या होता है कि प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग फीचर्स ऑफ द क्लाउड। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्लाउड ऑडिटर प्रोवाइड करता है। और पार्टी दैट प्रोवाइड मीडिएशन सर्विसेज द क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, ये क्लाउड ब्रोकर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उसको क्लाउड कैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री का कंसेप्ट है कि हमारे पास ये भी मतलब कंसेप्चुअल चीज़ है कि क्लाउड कंज्यूमर के इर्द गिर्द एक बाउंड्री और एक क्लाउड के इर्द गिर्द बाउंड्री है, ये अलग अलग होती हैं। और ट्रस्ट बाउंड्री को ओवरलैप करना पड़ता है, जिस मतलब ट्रस्ट करना पड़ता है कंज्यूमर को क्लाउड के ऊपर। फिर हमारे पास ये क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, रैम्बो वाली दो नहीं आई हैं, जिसके अंदर मल्टी टेनेंसी और रेजिलियंसी। मल्टी टेनेंसी का मतलब है कि डिफरेंट यूजर्स उस क्लाउड को एक्सेस कर रहे होते हैं और क्लाउड डिफरेंट यूजर्स को सर्व करता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा जो कंसेप्ट था दैट वाज अबाउट रेजिलियंसी, कि हमारे पास जो क्लाउड सर्विस होती है रेजिलियंट होती है, फेलियर को बर्दाश्त करती हैं। उसके अंदर स्टैंड बाय इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं फेलियर को बर्दाश्त करने के लिए। फिर हमारे पास फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल रिसोर्सेज आर मल्टी टेनेटेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। यानी ये एमसीक्यू है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए ये मल्टी टेनेट किया जाता है, ये हमारे पास किया जाता है स्टैटिस्टिकल के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलियंसी का कंसेप्ट है कि कंप्यूटर जो रिकवर कर सके फेलियर से उसको रेजिलियंसी बोला जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो होता है ये प्री प्लान्ड वे के अंदर पैकेज किया जाता है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है इसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड टूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, डेवलपमेंट साइकिल सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये रीयूजेबल यूटिलिटी सर्विस के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर कमर्शियली अवेलेबल होता है डिफरेंट यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रोल लेवल्स हैं वो बताए गए हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता यूज़र का, और प्लेटफॉर्म सर्विस का अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, यूज़र थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है यूज़र के पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। अब 3 क्लाउड मॉडल्स हैं हमारे पास क्लाउड डिलीवरी के लिए, पैस ओवर IaaS, SaaS ओवर PaaS और SaaS ओवर PaaS एंड IaaS। यानी हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के ऊपर बनाई जाती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर बनाई जाती है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर बनाई जाती है, जो कि सब्सिक्वेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के ऊपर बनाया गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट की वही डेफिनेशन हैं, पुरानी सारी बातें हैं और उसकी डिटेल है। अब क्लासेस ऑफ जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है इसके अंदर सबसे पहले बिजनेस लॉजिक है, यानी ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमने मीटिंग्स करनी है, टीम्स के पीपल को वर्क टुगेदर आपस में करना है, उसके लिए यूज़ होता है। ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स और सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे पास गूगल कोलैब है और इस तरह के डिफरेंट है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो क्लासेज हैं जिनके अंदर ये यूज़ होता है। हमारे पास बिजनेस लॉजिक है, कोलैबोरेशन है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं।
फिर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं जो सूटेबल नहीं होते पब्लिक के लिए, वो कौन कौन से, एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें उसी टाइम एग्जीक्यूशन चाहिए, जैसे फ्लाइट्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, फैक्ट्री रोबोट्स हैं, जो सेंसिटिव होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस पर डिप्लॉय नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो नेटवर्क डिलेज से इफेक्ट हो सकता है। फिर हमारे पास जो बल्क कस्टमर डाटा होता है उसको भी सॉफ्टवेयर सर्विस में हम डिप्लॉय नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा नेटवर्क पर ट्रांसफर होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं उनको भी हम सॉफ्टवेयर सर्विस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो फेलियर होगा वो किसी की जान उससे जा सकती है या बहुत बड़ा इक्विपमेंट का नुकसान हो सकता है। तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें, रियल टाइम, बल्क डाटा और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में हम इस्तेमाल नहीं करते। अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस के एग्जांपल देख सकते हैं। Salesforce.com है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। MCQ है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कौन सी इस्तेमाल होगी, Salesforce। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन सी होगी, Telio। पेरोल प्रोसेसिंग के लिए ADP यूज़ होती है, फाइल बैकअप्स के लिए कार्बोनेट यूज़ होती है, और डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए Microsoft Office 365 यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टैक होता है उसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडलवेयर और एप्लीकेशन है। अब हम देखेंगे किसके पास कितना कंट्रोल है। अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन के एग्जांपल में एक ईमेल है, ये एग्जांपल को छोड़ें, यहाँ पे अच्छा सर्विस प्रोवाइडर जो होता है इसका एडमिन कंट्रोल होता है एप्लीकेशन के ऊपर, और टोटल कंट्रोल होता है रेस्ट ऑफ द लेयर के ऊपर। यानी जो प्रोवाइडर है वो सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखेगा सिवाय एप्लीकेशन के, उसके ऊपर सिर्फ एडमिन कंट्रोल रखेगा। जो कंज्यूमर है उसका लिमिटेड एडमिन कंट्रोल होगा एप्लीकेशन के ऊपर, और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा बाकी चीज़ों पे। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडेस्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज सर्विस के बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है मॉडेस्ट सॉफ्टवेयर टूल फुटप्रिंट। क्या हमारे पास कोई हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। फिर एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का एफिशिएंट यूज़ हो सकता है, सिंगल लाइसेंस ले लो, मल्टीपल यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड डाटा, कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आ जाती है और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा हमारे पास हो जाती है काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसके अंदर मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाती है। फिर प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज बाय प्रोवाइडर, यूज़र को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको बनी बनाई एप्लीकेशन मिली हुई है, बस उसको इस्तेमाल करता है। सेविंग इन अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती कोई इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर एज सर्विस के बेनिफिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है लॉग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि हमारे पास कुछ इश्यूज और कंसर्न्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले है ब्राउजर बेस्ड रिस्क एंड रेमेडीज। अगर ब्राउजर के अंदर कुछ मसले हैं तो वो जारी बात है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उसके ऊपर इस्तेमाल हो रही थी तो मसले उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है इसके अंदर इशू आता है वो नेटवर्क डिपेंडेंस आता है कि नेटवर्क के ऊपर सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। फिर लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी बिटवीन सेस क्लाउड, अगर कोई एप्लीकेशन है जो पोर्टेबल नहीं हो सकती तो उसके अंदर लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी का मसला आ जाता है। फिर आइसोलेशन वर्सेज एफिशिएंसी, अब क्या किया जाए, यूजर्स को अलग अलग वर्चुअल मशीन्स दे दी जाए तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, अगर यूज़र को इकट्ठी सारी दे दी जाए तो हमारे पास जो आइसोलेशन है उसका मसला आएगा, सिक्योरिटी का मसला आएगा, तो इसके अंदर हमें कंपैरिजन करके बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंसर्न्स थे या इश्यूज थे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन हैं वो है कि डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कस्टमर देखे कि उसका जो डाटा है वो सही तरह प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लाइंट डिवाइस एप्लीकेशन प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और प्रोटेक्टेड हो ताकि अटैक्स उसके ऊपर ना आए। इंक्रिप्शन होनी चाहिए, जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास एक सेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंदर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होना चाहिए जिसकी जो की है अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उसके बाद डाटा डिलीशन, अगर कस्टमर छोड़ देता है सॉफ्टवेयर सर्विस को तो उसका डाटा प्रॉपर्ली डिलीट किया जाए, उसके डाटा को बाद में इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट नेक्स्ट रिकमेंडेशन हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर होता है, उसका जो कंट्रोल होता है वो होता है, प्रोवाइडर का कोई कंट्रोल नहीं होता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी नहीं होता उसका फुल कंट्रोल होता है हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मिडल वेयर के ऊपर वो एडमिन कंट्रोल रखता है। यूज़र का जो एडमिन कंट्रोल होता है एप्लीकेशन मिडल वेयर के ऊपर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, ज़्यादा नहीं होता प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म सर्विस की एग्जांपल है जिसके अंदर गूगल ऐप इंजन है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना लें। जो हमारे पास Force.com है, ये एग्जांपल गूगल ऐप इंजन के अलावा Force.com, Salesforce.com हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी थी, यहाँ पे भी यूज़ हो रही होती है, जिसके अंदर हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की अलग सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके अंदर 4 डिफरेंट प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग जंप है ये भी एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एग्जांपल है। अच्छा, इनके नाम आ जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव में कि ये किसकी एग्जांपल है, ओपनशिफ्ट किसकी एग्जांपल है, आपने बताना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की है या प्लेटफॉर्म की है या फिर सॉफ्टवेयर की है। तो ओपनशिफ्ट भी हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एग्जांपल है जिसके अंदर रेड हैट की तरह की ऑफरिंग की जाती हैं और हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर विंडोज़ एज़ोर और SQL एज़ोर जो है वो हमारे पास प्रोवाइड की जाती है एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं इसको हम स्किप कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस को भी स्किप कर सकते हैं। बस आपने थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर इसका लेना है तो ले लेना है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम याद नहीं रख सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन और बेनिफिट्स हैं। फिर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म सर्विस के लिए रिकमेंडेशन है उसके अंदर जेनेरिक इंटरफेस होना चाहिए ताकि पोर्टेबिलिटी हमारी आसान हो जाए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टूल्स होने चाहिए जो कि कोई भी प्रोवाइडर जो है प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर जनरली हमारे पास SQL वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। डाटा सेस अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाटा सेस प्रोटोकॉल होना चाहिए सच एज SQL। डाटा प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए जिसके अंदर से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और मतलब डाटा जो है लीक ना हो कस्टमर का। और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए, जो फीचर्स हमने एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने ज़ाहिर बात हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो लाइब्रेरीज और जो भी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट है वो अच्छे फीचर्स वाला होना चाहिए। कंपोनेंट टेस्टिंग होनी चाहिए कि हमारे पास जो लाइब्रेरीज हैं वो सही चल भी रही हैं, उनमें कोई एरर वगैरह तो नहीं हो रही, और सिक्योरिटी उसकी और डाटा डिलीशन ये वाली चीज़ सब में आती है। अच्छा, हम क्या करेंगे अभी एंड पर आके
एक जनरल से रिकमेंडेशंस देख लेंगे, और कोई भी हमारे पास आता है ना कि निस्ट रिकमेंडेशन बताओ प्लेटफॉर्म के लिए, उसके लिए तो हम वही जनरल वाले लिख देंगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है आईटी रिसोर्सेज के ऊपर कंज्यूमर का, और मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है प्रॉपर, दूसरा एडमिन कंट्रोल, ये टोटल कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो कंज्यूमर होते हैं उसके ऊपर ड्यूटी होती है कि वो इंस्टॉल करे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कस्टमर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कंट्रोल, स्कोप ऑफ कंट्रोल में हमारे पास प्रोवाइडर का कोई कंट्रोल नहीं है टॉप 3 लेयर्स के ऊपर, उसका सिर्फ हार्डवेयर और हाइपरवाइजर पे कंट्रोल है। जो हमारे पास प्रोवाइडर है उसका एडमिन कंट्रोल है हाइपरवाइजर के ऊपर, और टोटल कंट्रोल है हार्डवेयर के ऊपर। जो कंज्यूमर है उसका टोटल कंट्रोल है टॉप 3 लेयर्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसने खुद ही इंस्टॉल करना है और सारी एप्लीकेशन भी उसने खुद ही मैनेज करनी है, उसको बस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है। इसके अंदर अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे एग्जांपल दे दी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट्स हैं कि हमारे पास जो कस्टमर है उसके लिए फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है, वो जो मर्जी चीज़ करे उसकी मर्जी है। फिर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल रेंटिंग होती है, क्योंकि वो प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ नहीं कर रहा होता, उसने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लिया होता है तो वो बस उसका रेंट पे करता है, बाकी एप्लीकेशन तो उसकी अपनी होती है। पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी भी लेगेसी एप्लीकेशन भी आ जाती है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कोई भी उसके ऊपर लेगेसी एप्लीकेशन भी लोड कर सकते हो। लेकिन फिर लेगेसी एप्लीकेशन के साथ जो मसले हैं वो इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब इशूज़ और कंसर्न इसके अंदर अगर देखा जाए, नेटवर्क डिपेंडेंस इसके अंदर फिर आ जाती है, ब्राउजर बेस्ड रिस्क भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेगेसी सॉफ्टवेयर वेलनेबिलिटी, लेगेसी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसकी जो वेलनेबिलिटी होंगी, उसके जो मसले होंगे वो इसमें भी आ जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस आ जाते हैं जो वीएम आइसोलेशन के लिए इसके अंदर एग्जिस्ट करे होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइपरवाइजर्स के आइसोलेशन फीचर्स हैं वो इनफ नहीं होते जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं उनके लिए। फिर डायनामिक नेटवर्क कन्फिग्रेशन फॉर वीएम ट्रैफिक आइसोलेशन, ट्रैफिक आइसोलेट करने जो भी यूज़र उसको इस्तेमाल करें तो उसके लिए नेटवर्क कन्फिग्रेशन डायनामिक रखनी पड़ती है। फिर डाटा रेस प्रैक्टिसेस, ये मसला सब में है। नेक्स्ट हमारे पास ये जनरल रिकमेंडेशन है निस्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए है कि डाटा नेटवर्क आइसोलेशन भी हम कंज्यूमर्स के लिए वो प्रोवाइड करे, और डाटा सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योर डिलीशन भी वो प्रोवाइड करे। लेकिन जो सबके लिए जनरल अभी आएंगे ना वो मैं आपको आगे आके बताता हूँ, जो आप याद करें और अलग अलग सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या होता था, यूजर को डिफरेंट लॉगिन अकाउंट्स रखने पड़ते थे, तो उसके लिए हम एक ऑथेंटिकेशन सर्वर बना देते हैं जिसके अंदर यूजर की सिर्फ एक लॉगिन आईडी होती है, वो उसको लॉगिन करता है और उसके बाद तमाम सर्वर्स को जितनी भी चीज़ों को उसने इस्तेमाल करना है वो कर लेता है। जब वो यूजर वहाँ से जाएगा बस उसके वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स डिलीट कर देंगे और उसको एक्सेस खत्म हो जाएगी। ये टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल साइन ऑन एक इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इतनी ज़्यादा स्लाइड्स करने की जरूरत नहीं है। आईडीएस स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एज अ सर्विस, और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसके अंदर पिंग आईडास और पासवर्ड बैंक आईडास, ये दो इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओपन आईडी का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली इंटरनेट पे गूगल के एक अकाउंट बना लेते हैं और फिर किसी भी वेबसाइट पर जा रहे होते हैं, यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर, गिटहब पर, तो हम गूगल के अकाउंट से ही लॉगिन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं साइन इन एज अ गूगल अकाउंट, साइन इन एज अ गूगल यूज़र। तो वो ओपन आईडी का कॉन्सेप्ट है, गूगल उसको इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र एक जगह पे बस लॉगिन कर लेता है और उसके बाद उस यूज़र के उस आईडी के जरिए वो किसी भी वेबसाइट में लॉगिन कर सकता है, और इसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 बिलियन ओपन आईडी अकाउंट्स अभी चल रहे हैं। अब ये सारा प्रोसेस है जो मैंने उर्दू में आपको बता दिया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो SAN है उससे बनता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टोरेज सर्वर्स जो होते हैं वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर हो जाते हैं, और जो क्लाइंट उसको इस्तेमाल कर रहा होता है उसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोला जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डाटा सेट्स के डिफरेंट मोड्स हैं, और एग्जांपल हमारे पास हैं डिफरेंट जो फाइल स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं वेबसाइट्स कौन कौन सी है। एक कार्बोनाइट है, एक हमारे पास स्पीक क्लाउड है, एक ड्रॉपबॉक्स है, और एलिफेंट ड्राइव है। ये डिफरेंट आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डाटा स्टोरेज के अंदर क्लाउड्स के एडवांटेज हैं, उसके अंदर स्केलेबिलिटी आ जाती है, कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है। डिसएडवांटेज में एक मसला आता है कि डाटा ऑर्फन्स के जो डेफिनेशन है ये MCQ के लिहाज से कि यूज़र्स डाटा को ट्रस्ट करते हैं, और जब यूज़र चला जाता है वहाँ से कुछ डाटा उसका वहाँ पे अवेलेबल रह जाता है, तो इस डाटा को हम डाटा ऑर्फन बोलते हैं। उसके बाद उसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई उसका वली वारिस नहीं है, इसलिए उसको डाटा ऑर्फन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एडवांटेज को आप स्किप कर सकते हैं, अगर आए भी तो आपने अपने दिमाग से कुछ सोच के लिख देना, इतनी ज़्यादा चीज़ें इंसान याद नहीं रख सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये EBS जो है इससे स्टैंड करता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। हमारे पास फाइल टाइप्स होती हैं जो उनके स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। उसके अंदर एक चीज़ होता है Amazon जो सर्विस प्रोवाइड करे, और इसका जो MCQ है वो इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक साइज ऑफ अप टू 1 टेराबाइट ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेशन की बात आ जाती है, कोलैबोरेशन हम क्लाउड में कैसे अचीव कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अच्छा इसको मैं आसान फार में सारी बात बताऊंगा, बहुत ज़्यादा स्लाइड है, कि हमारे पास पहले क्या होता था कि जब कोलैबोरेशन करनी होती थी तो उसके लिए हम फेस टू फेस पर्सनल मीटिंग करते थे, वहाँ पे स्पेशल जाते थे। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में मीटिंग है, पेशावर, लाहौर, हर जगह से लोग आते थे, वहाँ पे मीटिंग करते थे। फिर जब इसको कहा गया कि रिड्यूस करो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए कनेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर ईमेल्स पे वो जो भी अपने बातचीत होती थी वो कर लेते थे। मेलिंग के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया इंस्टेंट मैसेजिंग का, जहाँ पे चैटिंग होती थी, मैसेंजर है उसमें लोग चैट कर रहे हैं। फिर हमारे पास वर्चुअल फैक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन्स के अंदर फैक्स मशीन्स होती थी, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो वर्चुअल फैक्स होती हैं उसके अंदर जो भी हमने फैक्स भेजनी होती है वो ईमेल में भेजते हैं एज अ PDF अटैचमेंट, और हर बंदे को एक सब्सक्राइबर नंबर मिल जाता है जिसके ऊपर वो फैक्स उसको रिसीव हो जाती है। फिर हमारे पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आया, जिसके अंदर हम इंटरनेट कॉलिंग कर सकते थे, जिसके अंदर गूगल वॉइस हमारे पास अवेलेबल थी, और हर बंदे को एक नंबर मिल जाता था। और फिर हमारे पास स्काइप का कॉन्सेप्ट है, स्काइप के ऊपर मीटिंग्स परफॉर्म करना शुरू कर दी गई। तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ मैंने हाईलाइट किया है कि फैक्स जो होती है वो ईमेल में एज अ PDF अटैचमेंट भेजी जाती है। फिर हमारे पास
जो फाइल शेयरिंग थी वो भी अचीव कर ली गई गूगल डॉक्स और ड्रॉप बॉक्स के जरिए। डिफरेंट यूज़र आप ऊपर फाइल अपलोड करते थे ऑनलाइन और उसको एडिट करते थे, शेयर करते थे। फिर हमारे पास गो टू मीटिंग एक प्लेटफॉर्म आया जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 1000 अटेंडीज उसको अटेंड कर सकते हैं। तो MCQ इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर वर्चुअल मीटिंग्स कौन सा है, गो टू मीटिंग है। जूम भी अच्छा है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिहाज से गो टू मीटिंग MCQ के लिहाज से हमने याद रखा। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया आ गया जिसके अंदर स्ट्रीमिंग वीडियो ऐप्स आ गई। यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास अब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जिसकी डिटेल आ गई, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड होता है ये, इसके अंदर हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे कि जो हमारे पास कस्टमर होता है वो जनरली अवेयर नहीं होता लोकेशन ऑफ IT रिसोर्सेज के लिए, और वर्कलोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और हमारे पास जो कस्टमर होता है उसको लिमिटेड विजिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स की, और लिमिटेड अपफ्रंट कॉस्ट उसको मिल जाती है, ज़्यादा उसको कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। फिर हमारे पास जो प्रोवाइडर होता है वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में होता है। उसके बाद हमारे पास जो क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड है उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी यही होती हैं कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए होता है। इसमें भी कस्टमर को नहीं पता होता वो कहाँ से उसका वर्कलोड यूज़ हो रहा है, और मल्टी एसेस एंड आउटसोर्सिंग के जरिए से हम लीज सिक्योर कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड के अंदर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत आउटसोर्स में आ जाता है फिर भी नॉलेज क्लस्टर लोकेशन का, लेकिन ऑन प्रीमिसेस वाली भी नहीं आता कि वो कहाँ से वर्कलोड यूज़ हो रहा है। फिर कॉस्ट भी हमारे पास काफ़ी कम हो जाती है जो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल जो हमारे पास सर्विसेज थी उनके लिहाज से, लेकिन पब्लिक क्लाउड के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशन भी इसके अंदर आ जाती है। फिर हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी क्लाउड के, अच्छा अब एक जनरल करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि सब, तो हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ये है। जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्लाउड अकॉर्डिंग टू नेस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब भूल जाएं। अगर किसी और के आते भी हैं तो यही आपने लिख देने हैं, ये सब में बैठते हैं। नेटवर्क डिपेंडेंस के नेटवर्क के ऊपर डिपेंड हो रहे होते हैं। IT स्किल्स रिक्वायर्ड उसको इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती हैं। वर्क और लोकेशन जो होती हैं वो कस्टमर से हिडन होती हैं, और सिक्योरिटी रिस्क होते हैं मल्टी टेनेंसी मल्टी यूजर्स की वजह से। ये 4 याद रख लें और ये सब में अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वेब सर्वर्स और एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कॉमन करैक्टरिस्टिक्स जो मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस की होती हैं उसके अंदर 3 होती हैं, यूजेज आइसोलेशन, डाटा सिक्योरिटी और बैकअप एंड रिस्टोर। इसके अलावा और भी हैं कि हमारे पास स्केलेबिलिटी आ जाती है, लेकिन 3 भी याद रखने बहुत हैं कि यूजेज आइसोलेट होना चाहिए, हर यूज़र की अपनी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, डाटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, और बैकअप और रिस्टोर भी हर किसी का अलग होना चाहिए। ये नहीं है किसी और के बैकअप से कोई डाटा उठा के इस्तेमाल कर ले, और मीटर्ड यूज होना चाहिए हर किसी का। फिर हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसका एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बन जाता है। और इसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो ये है कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो होती है एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है API ऑफ वेब सर्विस का, जिसके अंदर फंक्शंस और उनके मैसेजेस हैं ईच फंक्शन से एसोसिएटेड। तो ये कौन करती है, WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। फिर हमारे पास जो SOAP है ये सिंपल ऑब्जेक्ट एसेस प्रोटोकॉल है, और रेस्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन स्टेट प्रोटोकॉल। UDDI स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास क्लाउड सर्विस एंड वेब सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये एक जैसी नहीं होती। जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं वेब सर्विसेज के जरिए से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। हमारे पास Amazon वेब सर्विस है, ये एक वेब सर्विस बेस्ड क्लाउड सर्विस है और ये API के जरिए असेस की जा सकती है। अच्छा, अब क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं इनके बारे में, कोई से 3 याद रख लेंगे, बाकी सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक ईवसड्रॉपिंग के हमारे पास जो क्लाउड है उसका जो भी डाटा आपस में ट्रांसफर हो रहा है वो कोई बंदा उसको देख रहा है छुप छुपा के। फिर हमारे पास जो मैसेज कंटेंट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए, यानी किसी ने वो देख लिए। मेलिशियस इंटीमेटरी, ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो मैसेजेस होते हैं वो इलीगली इंटरसेप्टेड एंड देन कंटेंट्स आर अपडेटेड, यानी वो किसी ने देख ली और उनको अपडेट भी कर दिया, और अपडेटेड मैसेज होता है वो रिले कर दिया जाता है क्लाउड की तरफ। फिर हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस के बहुत ज़्यादा कोई ओवरलोड कर देता है IT रिसोर्सेज को, कि सर्वर बैठ जाता है, डाउन हो जाता है और प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। जैसे डेटशीट बनाने के लिए आती है ना व्यू में, काफ़ी ज़्यादा यूज़र डेटशीट बनाने आ जाते हैं, सर्वर ही डाउन हो जाता है। तो इसी तरह डिनाइल ऑफ सर्विस में किया जाता है, व्यू को तो डिनाइल ऑफ सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही डाउन हो जाती है। फिर हमारे पास इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन बेस्ड अटैक है, जिसके अंदर जो ऑथराइजेशन है वो इनसफिशिएंट नहीं होती, कोई भी यूज़र उसको असेस कर लेता है IT रिसोर्सेज को और उसके अंदर गलत काम करना शुरू कर देता है। फिर वीक ऑथेंटिकेशन आती है कि हमारे पास जो पासवर्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं और उनको लोग हैक कर लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन अटैक है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं फिजिकल हार्डवेयर को। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई याद रखने वाली कि VM सप्रॉल क्या होता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी पैचेस ऑन OS इंस्टॉल्ड ऑन VM, कि जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ VM पे उसके ऊपर सिक्योरिटी पैचेस की कमी थी तो इसको VM सप्रॉल बोलते हैं। फिर हमारे पास ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज हैं कि क्लाउड कंज्यूमर को अपनी ट्रस्ट बाउंड्रीज क्लाउड प्रोवाइडर को देनी पड़ती हैं, लेकिन वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता डाटा के लिहाज से, तो ये मसला आता है, थ्रेट आता है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन है कि वो क्लाउड के अंदर कोई फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन आ गई तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है मसले होंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोडक्ट है वो डाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी के मसले आ जाएंगे और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें आएंगी फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन के। फिर डिस्पैरिटी ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी के कंज्यूमर कह रहे हैं मुझे फलां किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, प्रोवाइडर वो प्रोवाइड नहीं करता, तो एक डिस्पैरिटी आ जाती है और उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी को मेंटेन करना। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास एक सिक्योरिटी थ्रेट में आते हैं
कि SLA जो प्रोवाइडर ने ऑफ़र किया है वो एग्जामिन कर लिया जाए क्लियरली कि वो कंज्यूमर के लिहाज से है भी सही या नहीं, और जो अगर सिक्योरिटी ब्रीच होगी, रन टाइम फेलियर्स होंगे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया जाए। फिर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का एक साइड आता है कि क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करते हैं क्लाउड अडॉप्शन करने से पहले। अच्छा, ये साइक्लिक जो प्रोसेस है इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम वल्नरेबिलिटीज़ को असेस करते हैं, फिर हम एक प्रोसेस बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेप में रिव्यू करते हैं कि अब क्या रिस्क है और जो हमने पॉलिसी बनाई थी क्या वो सही चली या नहीं। ये 3 हैं, अपने अल्फाज में आप इनको याद रख लें अगर पूछा जाए कि रिस्क मैनेजमेंट के साइकिल के क्या स्टेप्स हैं। नेक्स्ट इश्यूज़ आते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ जो होते हैं वो ज़ाहिर बात है कुछ लिंक है प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के अंदर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं, हम इनको स्किप कर सकते हैं। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा MCQs भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। बहुत ज़्यादा क्या मतलब 2 क्वेश्चन है शॉर्ट लॉन्ग तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड आ गया वीडियो का। तो हमारे पास लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर क्या होता है, ये बाउंड्री होती है वर्चुअल नेटवर्क की जो कि आइसोलेट करती है सेट ऑफ रिलेटेड सोर्सेज को, यानी 10 रिसोर्सेज उनमें से 3 अलग हैं तो मैं उनके इर्द गिर्द लाइन खींच देता हूँ, तो वो एक लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है, एक बाउंड्री है। फिर हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, वर्चुअल फायरवॉल और वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल फायरवॉल जो होती है ये सिक्योरिटी के लिए होती है और नेटवर्क जो होता है इसके अंदर वर्चुअल नोड्स और लिंक्स होते हैं। ये हमारे पास पैरामीटर अलग बना हुआ है, लेफ्ट साइड वाला और राइट वाला एक क्लाउड का पैरामीटर बना हुआ है और आपस में VPN के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल सर्वर होता है। जो वर्चुअल सर्वर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास VM एमुलेट्स या जो फिजिकल सर्वर होते हैं, यानी वर्चुअल सर्वर्स और वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं फिजिकल सर्वर को एमुलेट करती हैं। एक फिजिकल सर्वर पे कई वर्चुअल सर्वर्स या कई वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं। फिर हमारे पास जो वर्चुअल सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है कि रैपिडली प्रोविजन करना है VMs को इंस्टॉल्ड कॉन्फ़िगरेशंस और सॉफ्टवेयर्स के साथ, तो इसके लिए हमारे पास टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ है, टेम्पलेट इज़ अ मास्टर कॉपी ऑफ वर्चुअल सर्वर। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल डिवाइसेस एंड डिस्कंटेंट्स, यानी पहले से बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स होती हैं, लॉजिकल यूनिट्स होते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर, वो 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होती हैं फाइल्स और दूसरे होते हैं ब्लॉक्स, तीसरा डेटा सेट्स और फिर ऑब्जेक्ट्स। फाइल्स जो नॉर्मल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ब्लॉक्स हमारे पास ग्रुप्स ऑफ डाटा, यूनिट्स ऑफ डाटा, बिट्स बन जाती हैं। डेटा सेट्स हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा अरेंज किया जाता है टेबल्स वगैरह की फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसा डाटा होता है जिसके साथ मेटा डाटा अटैच कर दिया जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा बेस स्टोरेज इंटरफेस में डाटा स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड नॉर्मलाइज्ड, यानी हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस होगा उसके अंदर डाटा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और नॉर्मलाइज्ड होगा देन नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस होगा उसके अंदर फिर प्रोसेसिंग ओवरहेड भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे पास क्लाउड यूजेज मॉनिटर होता है जो यूजेज को मॉनिटर कर रहा होता है। इसके अंदर 3 जेनेरिक टाइप्स होती हैं, ये याद रखने हैं, मॉनिटरिंग एजेंट, रिसोर्स एजेंट और पोलिंग एजेंट। मॉनिटरिंग एजेंट होता है ये मॉनिटर करता रहता है लगातार कि कितना डाटा यूज़ हो रहा है, जितना भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है। रिसोर्स एजेंट जो होता है ये वर्चुअल मशीन्स और रिसोर्सेज को देख रहा होता है कि वो किस स्टेट में है, ऑफ है, ऑन है, क्या हो रही है। और पोलिंग एजेंट जो होता है ये थोड़ी देर बाद चेक कर रहा होता है कि कितना डाटा यूज़ हो गया, कितनी रिसोर्सेज यूज़ होगी, कितना काम हो गया। ये हमारे पास डिफरेंट 3 यूजेज मॉनिटर हैं। यूजेज मॉनिटर से मुराद कि कितना क्लाउड यूज़ हो गया, उसके अलावा फिर यूज़र को चार्ज करेंगे। तो ये 3 आपने याद रखने हैं, मॉनिटरिंग एजेंट, रिसोर्स एजेंट और पोलिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर रिसोर्स एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मल्टीपल कॉपीज आईटी रिसोर्सेज की बना दी जाती हैं ताकि अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इसको रिसोर्स एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रेडीमेड इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर बना जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से बने बनाए आपको लाइब्रेरीज और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है इसके अंदर टेक्निकल परफॉर्मेंस प्रोमिसेस होती हैं बाय प्रोवाइडर एंड द रेमेडीज फॉर परफॉर्मेंस फेलियर। ये इसका जो आंसर है MCQ का है वो है SLA, कि ये सारी चीज़ें SLA में होती हैं कि जो भी प्रॉमिस करना है कितने देर ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा। फिर हमारे पास अगर कोई फेलियर आ जाता है या वायलेशन होती है SLA की, जो कस्टमर होता है उसको कंपनसेट किया जाता है इन टर्म ऑफ सर्विस क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि उसको पैसे में से नहीं दे दिया जाता है, सर्विस क्रेडिट दे दिया जाता है कि आप फर्दर क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल कर लेना, उनके हम आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आ जाती है वो ये आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा सिक्योरिटी इज प्लेस्ड ऑन कंज्यूमर। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की होती है। इसके अंदर और इंपॉर्टेंट MCQ अभी फिलहाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग के। और यहाँ पर हमारे पास देखें तो हमारे पास जो कंप्यूटर जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, फिर कोल्ड एयर होता है जहाँ से ठंडी हवा गुजरी होती है, यहाँ से गर्म हवा गुजरी होती है। ठंडी हवा को फ्रंट ऑफ द कैबिनेट से दिया जाता है और बैक ऑफ द कैबिनेट से गर्म हवा आती है जो दोबारा ठंडी हवा में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, कॉन्सेप्ट था। अच्छा, जो सर्वर्स होते हैं गूगल के वो तकरीबन 9 लाख फिजिकल सर्वर्स हैं जो कि 260 मिलियन वाट्स ऑफ पावर यूज़ कर रहे हैं, जो कि 0.01% ऑफ ग्लोबल एनर्जी यूजेज बनती है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, 0.01% ऑफ ग्लोबल एनर्जी यूजेज। और जो फेसबुक डाटा सेंटर है उसके अंदर 2.4 बिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट है और 750 टेराबाइट ऑफ डाटा एवरी डे उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है। अब नेटवर्क जो कनेक्ट करता है डाटा सेंटर सर्वर को, इसको बोलते हैं डाटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत आसान MCQ, नाम से जाहिर है इंटरकनेक्शन नेटवर्क। फिर हमारे पास जो फॉल्ट टॉलरेंस और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन होती है उसको कैसे अचीव किया जाता है, 2 लेयर डिज़ाइन के जरिए अचीव किया जाता है, जहाँ पे एक नेटवर्क लेयर होती है जो सर्वर्स के साथ होती है और एक अपर बैकबोन लेयर होती है जो मॉड्यूलर बेस्ड डिज़ाइन को सपोर्ट कर रही होती है। मॉड्यूलर बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो
मॉड्यूलर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंटेनर्स की फॉर्म में डाटा क्या होता है कि जैसे आप समझ लें कि ट्रक हैं, ट्रक के अंदर ही सर्वर लगे हुए हैं, उनके अंदर ही एयर कंडीशनर है, उनके अंदर ही बिजली का खर्चा सब कुछ हो रहा होता है, तो वो एक मॉड्यूलर छोटे छोटे टुकड़ों में यानी डाटा सेंटर पेश कर दिया गया और ये ट्रांसपोर्टेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल है SGI आइस क्यूब कंटेनर, जिसके अंदर 46,080 प्रोसेसिंग कोर्स हैं और 30 पीटाबाइट ऑफ स्टोरेज पर कंटेनर में होती है, इतना ज़्यादा होता है। और इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ था कि 46,080 कोर्स होती हैं और उसके अंदर 30 पीटाबाइट। हमारे पास मेजर गोल्स हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के, जिसके अंदर 4 गोल्स हैं: स्केलेबिलिटी, वर्चुअलाइजेशन, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। ये 4 गोल अचीव करने होते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए कि वो स्केलेबल होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन उसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो जाएँ, ज़्यादा पैसा कमा लें कम कॉस्ट लगा के, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि चीज़ें ख़राब ना हो, फेलियर ना आए, वरना जो प्रोवाइडर है उसकी अच्छी इमेज नहीं रहेगा, मार्केट में उसका इमेज खराब हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेयर क्लाउड आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर प्लेटफॉर्म सर्विस इज डिप्लॉयड ओवर VM प्रोविजन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि प्लेटफॉर्म सर्विस ऐसे VM पे अप्लाई की जाती है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के तौर पे उसको प्रोविजन किया जाता है, लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है कि क्लाउड्स के अंदर इसको होना ज़रूरी होता है कि जब सर्विस डिप्लॉय की गई है सर्टेन प्लेटफॉर्म में वो पोर्टेबल हो दूसरे प्लेटफॉर्म में, इसको इंटरऑपरेबिलिटी बोला जाता है या इंटरऑपरेबिलिटी भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं। फेल ओवर, जब एक प्रोसेस सिस्टम पे चल रहा था वो सिस्टम खराब हुआ तो वो अल्टरनेट डिप्लॉयमेंट को भेज देगा, इसको फेल ओवर बोलते हैं। फेल बैक होता है कि जब वापस पहले वाला सिस्टम सही हो जाएगा तो जो डिप्लॉयमेंट चल रही थी, जो सॉफ्टवेयर चलता है वो वापस उस पर हो जाएगा, इसको फेल बैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास क्या चैलेंजेस होते हैं क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले सर्विस अवेलेबिलिटी और डाटा लॉकिंग प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सिंगल प्रोवाइडर के ऊपर हम रिलाई ना करें, डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज ले लें और ताकि हमारी सर्विस अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए। फिर हमारे पास डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। ज़ाहिर बात है डाटा हम दे रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर को तो हमें प्राइवेसी कंसर्न होता है कि हमारा डाटा किसी और जगह किसी और के पास ना चला जाए और या वो डाटा डिलीट करेगा भी या नहीं करेगा, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं। फिर अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड बॉटलनेक्स भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स होती हैं, रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, शेयर्ड स्टोरेज होती है लार्ज डाटा वॉल्यूम्स की, तो इस तरह से परफॉर्मेंस से हम घबरा के रहते हैं, पता नहीं हमारा डाटा प्रॉपर ट्रांसफर हो पाएगा नेटवर्क पे या नहीं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड वाइड सेपरेट सॉफ्टवेयर बग्स होते हैं कि हमारी जो स्टोरेज होती है हम मॉड्यूलर करना चाहते हैं, डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है और फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर बग्स भी आ जाते हैं, इसलिए उनको आपस में जो है ना अच्छी तरह रिलेट करना चाहिए। फिर क्लाउड स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन की मसले आ जाते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और हमारे पास डायनामिक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए होना ज़रूरी है। फिर हेटेरोजेनिटी हार्डवेयर की वजह से इंटरऑपरेबिलिटी भी होना ज़रूरी है और स्टैंडर्डाइजेशन भी होना ज़रूरी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ओपन सिक्योर एफिशिएंट पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल फॉर्मेट फॉर पैकेजिंग, यानी एक जनरल आपको ओपन सिक्योर और एफिशिएंट एक्सटेंसिबल फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर इसी के अंदर बनाएं तो आपको इंटरऑपरेबिलिटी का मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लाउड स्केलेबिलिटी और वही चल रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड रेपुटेशन शेयरिंग। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क यूजेज लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर रिलाई करना पड़ता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो मसले आएंगे सिक्योरिटी के, तो ये एक चैलेंज इसके अंदर आ जाता है। और अगर एक बार भी आपकी सर्विस डाउन होगी तो प्रोवाइडर की रेपुटेशन खराब हो जाती है जिसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटफॉर्म सर्विस की एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन। इसके अंदर हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। नेक्स्ट हमारे पास जो कंज्यूमर हैं ये क्लाउड एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गूगल ऐप इंजन विच रन ऑन गूगल डाटा सेंटर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि एप्लीकेशन जो गूगल डाटा सेंटर पर रन करनी है वो किस पे क्रिएट होंगी, गूगल ऐप इंजन पर क्रिएट होंगी। अमेजॉन जो होता है वो SOAP वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट वाली जो सर्विसेज होती हैं। फिर अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड जो होता है ये वेब सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर क्लाउड एप्लीकेशंस। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सिंपल स्टोरेज सर्विस जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि सिंपल क्यू सर्विस प्रोवाइड करती है इंटर प्रोसेस मैसेज पासिंग। यानी आपसे पूछा जाएगा इंटर प्रोसेस मैसेज पासिंग किसके अंदर होती है, सिंपल क्यू सर्विस के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्टर होता है कि अगर हमने किसी यूज़र ने स्केलिंग डायनामिक सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है स्पेशलाइज जिसको ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टर कहता है। वो स्केल को देखता है कि करने की जरूरत है या नहीं, मतलब कंज्यूमर कुछ डाटा यूज़ कर रहा था, कुछ सर्विस यूज़ कर रहा था तो वो उसकी लिमिट पे पहुंच गई तो अब ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टर बता देगा वर्चुअल मैनेजर को कि अब इसको फर्दर और ज़्यादा वर्चुअल मशीन दे दी जाए तो वो उसको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिकली अचीव करने के लिए हमारे पास इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो मॉनिटर और ट्रैक करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाउड सर्विस एंड सर्विस कंज्यूमर फॉर डायनामिक स्केलिंग पर्पस। नेक्स्ट हमारे पास इनसे देखा जाए तो एक कंज्यूमर था जो सर्विस 2 को इस्तेमाल कर रहा था और वर्चुअल मशीन जो है वो कनेक्ट हुई थी हाइपरवाइजर के साथ। फिर ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टर आया, उसने देखा 4 कंज्यूमर एकदम सर्विस 2 पे आ गए। उसने कहा ओह सर्विस 2 पे तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। उसने बता दिया ये वर्चुअल इंटरफेस मैनेजर को। उसने क्या किया कि जो सर्विस 1 वाली वर्चुअल मशीन थी उसको भी एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो क्या होगा कि जो वर्चुअल मशीन सर्विस 1 और 2 वाली थी वो पहले एक ऊपर वाले फिजिकल सर्वर पे चल रही थी दोनों। अब उसने क्या किया, नीचे वाले फिजिकल सर्वर पे एक वर्चुअल मशीन को भेज दिया और दूसरे को ऊपर भेज दिया। अब जैसे ही लोड दोबारा वापस कम होगा ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टर बताएगा अब वापस दूसरा सर्वर डाउन कर दो, बिजली खर्च हो रही है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा और दोनों वर्चुअल मशीन ऊपर वाले सर्वर पर आ जाएंगे। ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टर होता है। फिर एक लोड बैलेंसर होता है, ये सर्विस एजेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क लोड अमंग मल्टीपल प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज मल्टीपल सर्विस इंस्टेंसेज, यानी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
किस चीज़ों पे, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किन बेसिस पे वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी देखी जाती है आईटी रिसोर्स की, फिर वर्कलोड प्रायोरिटाइजेशन देखी जाती है कि कितनी उसकी प्रायोरिटी, और फिर कंटेंट अवेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लोड बैलेंसर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास इसने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लोड सर्विस ए और सर्विस ए के एक और इंस्टेंस के ऊपर रेप्लिकेशन के जरिए से। फिर हमारे पास SLA मॉनिटर होता है जो पोलिंग एजेंट को इस्तेमाल करता है और डाउन स्टेटस देता रहता है। फिर पेपर व्यूज मॉनिटर होता है जो मॉनिटरिंग एजेंट को इस्तेमाल करता है। हमने एजेंट देखे थे ना, एक मॉनिटरिंग एजेंट था हमारे पास, एक पोलिंग एजेंट था और एक रिसोर्स एजेंट था। तो हमारे पास SLA मॉनिटर पोलिंग एजेंट को इस्तेमाल करता है इंपॉर्टेंट MCQ, और पेपर व्यूज मॉनिटर मॉनिटरिंग एजेंट को इस्तेमाल करता है इंपॉर्टेंट MCQ। फिर फेल ओवर सिस्टम होता है जो स्टैंड बाय के ऊपर ले जाता है जब कोई चीज़ खराब होती है। अब इसके अंदर 2 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्टिव एक्टिव के अंदर हमारे पास जितनी भी इंस्टेंसेस होंगी वो चल रही होंगी हर वक्त, और लोड उनके अंदर दरमियान में बैलेंस हुआ होगा, और जब एक फेल हो जाएगी तो लोड दूसरी पे दे दिया जाएगा, और जब वापस जो खराब हुई थी वो ठीक हो जाएगी तो दोबारा से लोड दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होकर चलता रहेगा। फिर हमारे पास एक्टिव पैसिव होती है जिसके अंदर अगर हमारे पास 2 इंस्टेंस हैं तो हर वक्त दोनों एक्टिव नहीं रहती, बल्कि एक प्राइमरी एक्टिव रहती है। जब प्राइमरी फेल होगी तो सारा लोड बैकअप वाली पे चला जाएगा, सेकेंडरी वाली पे चला जाएगा। जब प्राइमरी वापस ठीक हो जाएगी तो सारा उस पर वापस आ जाएगा। यानी एक्टिव एक्टिव पे दोनों जो इंस्टेंस होती हैं हर वक्त लोड लेकर चलती रहती हैं। एक्टिव पैसिव में सिर्फ एक लोड लेकर चलती है, दूसरी पैसिव रहती है, बंद रहती है। जब फेल होगा तो वो चलेगी, और जब फेलियर ठीक होगा वो वापस बंद हो जाएगी। फिर फेल ओवर सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंटेशन को अगर हम फिगर के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास एक्टिव एक्टिव के अंदर सर्विस ए कि एक ऊपर वाली इंस्टेंस है एक नीचे वाली इंस्टेंस है, और हर वक्त ये चल रही है। अब सर्विस ए खराब होगी तो सारा लोड सर्विस ए की दूसरी नीचे वाली इंस्टेंस को दे दिया जाएगा, और जब वैसे सर्विस ए वापस ठीक हो जाएगी तो दोबारा से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक्टिव एक्टिव में इस तरह चलता रहेगा। एक्टिव पैसिव में हमारे पास क्या होगा कि एक नीचे वाली सर्विस है, सारा लोड उसके ऊपर चल रहा है, सर्विस नीचे वाली इंस्टेंस के ऊपर। अब वो फॉर एग्जाम्पल खराब होगी तो ऊपर वाली पे सारा लोड चला जाएगा। जब वापस नीचे वाली ठीक होगी तो सारा लोड वापस उसके ऊपर हो जाएगा, या फिर उसको स्टैंड बाय इंस्टेंस बना दिया जाएगा, पैसिव ही रखा जाएगा, दोनों को एट अ टाइम यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंड होता है हमारा मिड टर्म का सिलेबस। ये वीडियो मैंने बहुत एफर्ट से बनाई है, इसके पीछे मैंने काफ़ी टाइम लगाया कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। पूरे लेक्चर्स को एक वीडियो में बहुत मुश्किल था, इसके लिए अलग अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, अलग अलग समझाना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है तो आप लाजमी अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। और अगर आपने वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे साथ रहते हुए फोकस के साथ देखी है तो इंशाल्लाह यू विल स्कोर 4/4 GPA। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।